उत्तराखंड के इस हिस्से में चलता नहीं है लोकतंत्र, यहाँ तो बस चलता है माफिया तंत्र। लोगों के हक हकूकों पर, कुदरत की नेमतों पर उनकी हिस्सेदारी को कोई दबंग लूट रहा है, और वो भी उनकी आंखों के सामने। और इन सब के बीच एक माफिया का साथ दे रहा है पूरा प्रशासन और पूरा सिस्टम। रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ तहसील के पोंडार गांव के लोग अपने गांव के पास बहने वाली नदी से एक पत्थर नहीं उठा सकते, लेकिन उनके आंखों के सामने मधुगंगा नदी पर कई सालों से अवैध खनन जारी है। इस गांव की बहू बेटियां परिवार का पेट पालने के लिए नदी किनारे रेत और बजरी उठा तक नहीं सकती, लेकिन जेसीबी के ये पंजे रात दिन मधुगंगा नदी का सीना छलनी कर रहे हैं। ना इन्हें कोई देखने वाला है और ना कोई टोकने वाला, क्योंकि इनके पास पैसे की ताकत है। वहीं गांव वाले अगर नदी से एक पत्थर भी उठा ले तो उन्हें झेलना पड़ता है जुर्माना। सरकारी तंत्र ने एक ऐसा नया तंत्र पहाड़ों में पैदा कर दिया है जिसका नाम है माफिया तंत्र, और इस माफिया तंत्र ने पैदा किया है माफिया राज, जिसने इन माफियाओं को इन गांव वालों का भाग्य विधाता बनाकर पेश किया है। नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान, लेकर आया हूं आपके लिए खास खबर। अभी अभी चार धाम यात्रा मार्गों से लौट कर आया हूं। देवताओं के दर्शन तो नहीं हो पाए, लेकिन एक ऐसे देवता के दर्शन हुए हैं जिसे बनाया है हमारे सरकारी तंत्र ने। सरकारी सांठगांठ के जरिए कैसे एक आदमी माफिया बनता है और उसके बाद उस इलाके के लोगों के लिए वहां का भाग्य विधाता बन जाता है, ये पूरी कहानी आज हम आपको दिखाएंगे नेटवर्क 10 के जरिए खास खबर में। आज खनन के इस खेल के परत दर परत हर पहलू को हम आपको दिखाएंगे, और शुरुआत करते हैं कि कैसे खनन माफिया खनन का खेल खेल रहे हैं पहाड़ों में। रुद्रप्रयाग जिले की ऊखीमठ तहसील अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ से हिमालय की विराट चोटियों के दर्शन आप नजदीक से कर सकते हैं, लेकिन इन चोटियों के करीब ही आपकी निगाह से दूर अवैध खनन का काला कारोबार फल फूल रहा है। ऊखीमठ तहसील की मधमेश्वर घाटी में 5 साल से अवैध खनन का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, और इस खेल को 2007 से खेलने वाला खिलाड़ी है कुशाल सिंह रावत। नंदा देवी बायोस्फीयर के बेहद नजदीक ये शख्स लगातार 5 सालों से खनन कर रहा है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं। जरा ये तस्वीरें देखिए, मधुगंगा नदी है और ये इलाका मधमेश्वर घाटी का है। पर्यावरण के लिहाज से ये घाटी बेहद संवेदनशील है, लेकिन इस खनन माफिया ने नदी को पूरी तरह से छलनी कर दिया। अब अपने ऊपर हो रहे अत्याचार पर खामोश इस नदी के सीने को देखिए। कई फीट गहरे गड्ढों को देखें, रात और दिन लगातार जेसीबी के इस पीले पंजे को देखिए। नियमों को ताक पर रखकर नदी से बजरी रेता कई ट्रकों के जरिए खुले बाजार में भेजी जा रही है। कुदरत के खजाने को तो ये माफिया लूट ही रहा है, सरकार को भी कई करोड़ों का चूना ये अभी तक लगा चुका है। दिन भर में कई 100 ट्रक ऊखीमठ बाजार से गुजरते हैं। उपजिलाधिकारी यहाँ हैं, वो उनसे हम वार्ता करते हैं, वो कहते हैं हम जा रहे हैं, कौन जाता है, सब पैसे खा कर पता नहीं क्या क्या इनका आपस में सांठगांठ है। तो ये जनता के सुनने वाला आज कोई नहीं। कांग्रेस की सरकार में लोगों ने आस्था व्यक्त की है, और हम चाहते हैं कि माननीय भगवान जेल हमारे जो है यहाँ पे जो नए जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे आए हैं, उन पे लोगों की एक आस्था है कि इसमें जो है ठोस कार्रवाई की जाए और इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। इस आदमी का ये है, इतने डेटोनेटर्स होने के बावजूद और इसके स्टोर में इतना विस्फोटक पकड़ा जाने के बाद इसके नाम कैसे क्रेशर का पट्टा फिर मतलब पुनः जो है मतलब खनन का पट्टा स्वीकृत हुआ है। जिस जगह से खनन का सारा खेल चल रहा है वो प्लॉट नंबर है 83, और ये प्लॉट ऊखीमठ तहसील से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मौजूदा समय में ये सिविल भूमि है, लेकिन कुछ सालों पहले ये वन भूमि थी। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर कुशाल सिंह रावत को इसका पट्टा दे दिया गया। भाजपा सरकार ने नई खनन नीति का खाका तैयार किया, जिसमें ये साफ कहा गया है कि किसी भी सिविल भूमि पर पट्टा बिना नीलामी के नहीं दिया जा सकता। लेकिन कुशाल सिंह रावत को ये पट्टा बिना किसी नीलामी प्रक्रिया के ही बांट दिया गया। कायदे तो ये भी कहते हैं कि नीलामी से पहले इस भूमि का चिन्हीकरण जिला प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जिन नियमों का हम हवाला यहाँ पर दे रहे हैं वो अस्तित्व में आए 2011 में। इसकी 2 वजह हैं। पहली ये कि खनन नीति में बदलाव किया गया। दूसरा, सीएम के तौर पर अपनी सेकंड इनिंग्स खेलने आए भुवन चंद्र खंडूड़ी का वो फैसला
जिसमें सारी बेनाब भूमि, जिसे कागजों में वन भूमि माना जा रहा था, सिविल घोषित कर दी गई और ऐसे में खसरा नंबर 83 की सिविल भूमि बन गई। यानी जो चूक समझ में यहाँ आती है वो ये कि नई खनन नीति का पालन ठीक प्रकार से नहीं किया गया और इसका सीधा फायदा कुशाल सिंह रावत को पहुंचाया गया। कैमरामैन अभिनय के साथ रॉबिन सिंह चौहान, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग। तो आपने देखा कि किस तरीके से खनन माफिया खनन का खेल खेलते हैं और लगातार खनन हो रहा है पहाड़ों की इन चोटियों में। सुंदर लगने वाले इन पहाड़ों में खनन का काला खेल चल रहा है। कैसे चल रहा है ये देख लेते हैं। नई खनन नीति को नजरअंदाज करके कुशाल सिंह रावत को सिविल भूमि का पट्टा दे दिया गया, लेकिन भ्रष्टाचार के इस खेल की शुरुआत तो कुछ साल पहले ही हो गई थी, जब 83 नंबर प्लॉट पर विधिवत इस माफिया को पट्टा दे दिया गया। अब इस कागज के टुकड़े पर नजर दौड़ाइए। तारीख 20 मार्च 2008। ये वो दौर था जब सीएम की कुर्सी पर खंडूड़ी थे और औद्योगिक विकास विभाग खुद संभाल रहे थे और औद्योगिक विकास के उनके सचिव पीसी शर्मा थे। इस पर साफ साफ लिखा है कि प्लॉट नंबर 83 पर कुशाल सिंह रावत को चुकान और टिपान की अनुमति दी जाती है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इस शासनादेश पर एक लाइन पर जरा गौर फरमाइए। नॉन जेड ए की खतौनी खाता संख्या खसरा नंबर 88। नॉन जेड ए का मतलब पहाड़ों में संरक्षित वन भूमि होती है और प्लॉट नंबर 83 वन भूमि ही थी। वन भूमि पर चुगान और टिपान का पट्टा 2008 में कैसे दे दिया गया, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसी भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य के लिए भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति लेना जरूरी है। अब लगाइए अंदाजा कुशाल सिंह रावत की पहुंच का। वो रुद्रप्रयाग में बैठे बैठे सचिव के कमरों से अपने लिए वन भूमि में गलत तरीके से पट्टा करवा लेता है। कुशाल की पहुंच का पता तो बरवा गांव के ग्रामीणों को भी था, जरा सुनिए। 73 लाख का एक जुर्माना कटा है। 73 लाख का जुर्माना कटा, उसका भी लापता हो गया। वो खनौड़ी जी जाने, निसंग जाने, ठीक है ना, कि इसमें खनौड़ी जी का पार्टनर सीट है, उसका सीधा बोला खनौड़ी जी का, जिस बार सारेंगे थे उनके टाइम से ये करा। मैंने उनका कई रजिस्ट्री कर रखी, कई वो है मेरे पास, सब कागजात हैं, जितने भी कागज कार्य रसीद है मेरे पास, रसीद पड़ी हुआ। उसके बाद जो है निसंग भी गए, अब गए मैं कांग्रेस के टाइम पर। तो अंदाजा लगाइए कि कैसे इतने सालों में कुशाल अवैध खनन के कारोबार का सिरमौर बन गया। ऐसा लगता है कि देहरादून में किए गए सारे निर्णय जैसे कुशाल सिंह की सहूलियत के लिए किए जाते रहे हों, जो सरकार नीतियां बनाती रही और कुशाल सिंह को इनका फायदा मिलता रहा। 5 सालों से लगातार खनन माफिया खनन का काला कारोबार रुद्रप्रयाग से चलाता रहा, लेकिन इसकी जड़ें देहरादून में भी जमी हुई थी और इसे खाद पानी मिल रहा था सत्ता के इन शीर्ष स्थलों से भी, क्योंकि सत्ता के नजदीकी रहने वाला कोई व्यक्ति इसे अपनी शय दे रहा था और इसका सरपरस्त बनकर वो सारी सुविधाएं इसे एक के बाद एक मुहैया करा रहा था जो इसे चाहिए थी, जो इसकी जरूरत थी। लेकिन ये चेहरा कौन था, इससे नकाब उठना अभी बाकी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से खनन का एक काला कारोबार पहाड़ों में चल रहा है, जिसके भुक्तभोगी वहां के आम लोग भी हैं। लगातार 5 सालों से खनन चलता रहा, प्रशासन कहां था, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब देख लेते हैं आरोप क्या क्या लगते हैं इन खनन माफियाओं पर और उस मिलीभगत पर जो इसने की प्रशासन, जिला प्रशासन और अन्य विभागों के साथ। 2008 में वन भूमि पर एक शख्स को खनन करने के लिए एक पट्टा दे दिया जाता है, जिस पर वो बेखौफ होकर दिन रात जेसीबी चला रहा है, वो भी नियमों को ताक पर रखकर, क्योंकि पहाड़ के इस इलाके में, जो कि संरक्षित वन क्षेत्र के बेहद नजदीक है, किसी भी तरह का निर्माण कार्य किया ही नहीं जा सकता। इस इलाके में रह रहे लोग इस वजह से आज तक बिजली से महरूम हैं। उनके घरों तक बिजली के तार सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि ये इलाका नंदा देवी बायोस्फीयर में आता है। सुंदर खूबसूरती जगह है। यहाँ पे आने वाला टूरिस्ट जो भी है, सबसे पहले बिजली की वजह से परेशान रहता है। तो यहाँ पे सरकार द्वारा न तो लाइट व्यवस्था की जाती है और न ही सोलरों की सही व्यवस्थाएं दी जाती हैं।
तो हर आदमी यहाँ पे परेशान हो जाता है। इस संरक्षित क्षेत्र के बेहद करीब चल रहा है अवैध खनन का काला कारोबार, लेकिन प्रशासन कुछ करता नहीं। दरअसल वो तो इन माफियाओं की सेवा में जुटा हुआ है। आम आदमी अपने लिए एक कमरा इस इलाके में कड़े नियमों के चलते नहीं बना सकता, लेकिन माफिया तो खुलेआम बेखौफ होकर खनन का खेल खेल रहा है। जिस पट्टे पर इस समय खनन चल रहा है 2008 में वो वन भूमि था, लेकिन खंडूड़ी जब दोबारा निजाम के रूप में गद्दी पर बैठे तो उन्होंने यूपी सरकार का वो शासनादेश निरस्त कर दिया जिसमें ये कहा गया था कि सारी बेनाब भूमि वन भूमि है। लेकिन इस शासनादेश के रद्द होने के बाद इस बेनाब भूमि को सिविल भूमि बना दिया गया। ये सब हुआ साल 2011 के आखिरी महीनों में जब खंडूड़ी दोबारा सीएम बने। खंडूड़ी का यह आदेश तो जैसे इस माफिया के लिए किया गया हो। 2008 में गैरकानूनी तरीके से दिया गया ये पट्टा अब लीगल हो गया और जिला प्रशासन ने आचार संहिता के दौरान ये पट्टा दे दिया इस माफिया को, यानी एक और बड़ी चूक। और ये बात तो खुद ये माफिया भी मानता है। ये पट्टा लौट गया था फरवरी 2012 में 18 तारीख को, और मैंने 2,25,000 2,75,000 करीब मैंने रोटी जमा कर दी। उसके बाद मुझे कल फिर जब मैंने वहाँ से MM11 लिया, उसके आधार पर मुझे 3,64,000 रुपये और जमा करना है। अपने मुंह से खुद ये माफिया वो बात कह गया जो सरकारी तंत्र और माफियाओं की मिली भगत की पोल खोल कर रख देती है। आचार संहिता के दौरान पट्टा दे दिया गया माफिया को। जब सूबे के सारे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य और विकास कार्य रुके हुए थे, तब इतने बड़े काम को अंजाम दे दिया गया। एक बार फिर से सुनिए कैसे ये प्रशासन की मिली भगत की गवाही दे रहा है। ये पट्टा लौट गया था फरवरी 2012 में 18 तारीख को, और मैंने 2,25,000 2,75,000 करीब मैंने रोटी जमा कर दी। उसके बाद मुझे कल फिर जब मैंने वहाँ से MM11 लिया, उसके आधार पर मुझे 3,64,000 रुपये और जमा करना है। देहरादून में बैठकर सरकार जितने भी फैसले कर रही थी, ऐसा लग रहा है वो सारे फैसले कुशाल सिंह रावत के लिए किए जा रहे थे। पहले 2008 में उसे वन भूमि पर खनन के लिए पट्टा दे दिया गया और फिर वहां रह रहे ग्रामीणों को खदेड़ दिया गया। उसके बाद भोले भाले गांव वालों से उनकी जमीन हड़प ली गई। इतना सब करने की ताकत इस माफिया को सरकारी तंत्र और राजनीति में ऊंची सांठगांठ ने दी। आखिर ऐसा कौन सा नेता था जो चाहता था कि कुशाल सिंह रावत हमेशा खुशहाल रहे? कैमरामैन अभिनय के साथ रॉबिन सिंह चौहान, नेटवर्क 10, उखीमठ। तो देखा आपने कि ऐसे नियमों को ताक पर रखकर एक माफिया को पट्टा दे दिया जाता है। इसकी ऊंची पहुंच का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2008 में वन भूमि में इसे पट्टा दे दिया जाता है खनन का। नॉन ZA भूमि तकनीकी भाषा है, मतलब जिसका है रक्षित क्षेत्र, वनों का वो रक्षित क्षेत्र जिसे वन भूमि घोषित कर दिया गया था एक शासनादेश के तहत। लेकिन जब खंडूरी आते हैं वो एक उस शासनादेश को रद्द करते हैं और उसके बाद ये बेनाब भूमि जिसे वन भूमि का अभी तक रक्षित भूमि कहा जा रहा था, रक्षित वन क्षेत्र कहा जा रहा था, वो बन जाती है सिविल भूमि और ये पट्टा हो जाता है खुशाल सिंह रावत यानी खनन माफिया के नाम। और ये खेल वो खेलना शुरू करता है आचार संहिता के दौरान। अपने मुंह से वो कबूल रहा है कि आचार संहिता के दौरान उसे ये पट्टा दिया गया था। लेकिन इस क्षेत्र के आसपास के जो गांव वाले हैं उन पर क्या बीत रही है, वो क्या कहते हैं, इसको भी सुनिए। अब इन तस्वीरों को देखिए। पोंडार गांव के किनारे बहने वाली ये नदी, लेकिन ना वो इसके पानी से अपने खेत सींच सकते हैं और ना ही वो अपने घर को पक्के दरो दीवार देने के लिए इस नदी से पत्थर उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो खनन माफिया का राज है। वो इन गरीबों को यहाँ से रेत तक उठाने नहीं देता। और अगर ये गांव वाले ऐसा करते हैं तो प्रशासन के साथ मिलकर माफिया उन लोगों की मेहनत पर JCB फेर देता है। बजरे सारे ना हम पर तो साब वे ना हम तने दिन गाने क्या किले साब सो कर क्या दी ना बोले क्या तुम ना गाड़े क्या और रोड खनवार कर आप तो चैन रोड ठीक है। हम बजर गाड़े सब जैसे लेकर पर खनवार बनाए से तो क्या हम लोग होता कि ये अन्याय हुए या ये शिव सिंह पवार है। कुछ साल पहले गांव के सामने वाला पहाड़ टूटकर इनके गांव पोंडार में आ गिरा। चाचा ताऊ समेत कई लोग मारे गए, घर से बेघर हो गए, खेत रहे नहीं, घर भी उजड़ गया। सहारा बनी गांव के पास बहने वाली ये नदी। परिवार की मां बहनें कई किलोमीटर पैदल चढ़ाई चढ़कर रेत इकट्ठा करती रही,
फिर लगा कि अब खच्चर खरीद लिया जाए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि खनन माफियाओं की नजर अब कुदरत की इस नेमत पर गड़ चुकी है। और एक दिन कुशाल सिंह रावत अपनी जेसीबी के साथ पहुंचा और गांव वालों के ठिकानों पर जेसीबी चलवा दी। इसमें उनका साथ दिया प्रशासन ने। जो हम पहले हमने पीठ में यहाँ पे रेता लेके जो है हमारी माँ और बहनें घर से आए, बेरोजगार, हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है यहाँ। जो मकान हमारे पुराना था वो सब बह गया, ढह गया यहाँ। और जो है हमने यहाँ पे आके जो है अपना पेट पालते थे, और इन्होंने जेसीबी ला के और जो है ये बजरी नीचे फेंकवाई और फिर बोला कि हमारा चलेगा काम, तुम्हारा नहीं चलेगा। नहीं, ये बजरी क्यों फेंकवाई इन्होंने कहा कि हमारी नहीं बिकती है, तुम्हारी डैम बजरी है, ये नहीं बेचवाएंगे हम। ठीक है, ये तहसीलदार आके और पटवारी आके हर समय और जंगलात वाले आके जो है कि फेंकवाया। कभी घोड़े वाले से 100 रुपया जंगलात वालों ने, कभी 50 रुपया, ऐसा करके धमकी देके जो है ऐसे वो किया। ये फ्लड आए ना था उगी मटवा, तो गवर्नमेंट तो हमने हमारे को मकान दिए एक कमरे, तो एक कमरे दिए। तो उसके बाद नहीं तो खेत थे यहाँ पर, कुछ नहीं थी क्या, रोजगार तक कुछ साधन ही नहीं था। उस समय हमने क्या किया, वहाँ से इधर ही आ गया क्या, इधर आ गया। तो यहाँ तो रोखड़, तो पहले तो हम इस भूस्खलन से पहले तो रोखड़ नहीं थी यहाँ। तो उसके बाद हमने यहाँ वो किया, जैसे हम महिला, किसी के तो और मर्द नहीं थी, किसी का वो घर में कोई रोजगार का साधन नहीं था, तो हमने यहाँ बजरी निकालना शुरू किया। तो तभी आया जंगलात वाले, तभी आया नायब तहसीलदार एसडीएम, उस लोगों ने यहाँ क्या किया, तभी जेसीबी बुलाए तो ये बजरी भी फेंक दी यहाँ से आप लोगों की। हाँ। तो उस दिन हमने वहाँ पर वो खड़े हो गए थे कि यहाँ किसी का रोकड़ नहीं चलेगा, रोकड़ चलेगा तो यहाँ का बेरोजगार आदमियों का चलेगा। तो कहाँ ये लोग हैं तो पैसे बाजे, हम लोगों ने तो कहाँ रोक पाए तब। अब जब प्रशासन ही माफियाओं का पहरेदार बन गया तो फिर असहाय गरीब क्या करे। नौजवान राकेश ने रोजगार के लिए 2 खच्चर 1.5 लाख का लोन लेकर खरीदे। सोचा था घरवाली को अब पैदल कई किलोमीटर चलकर पीठ पर रेत ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसे क्या पता था जिस नदी पर सबसे पहला अधिकार इन लोगों का होना चाहिए था, उस पर माफियाओं ने अपना कब्जा जमा लिया है। उनके लिए दरोगा का काम कर रहा है खुद प्रशासन, जो गांव वालों को उनके हकों से दूर खदेड़ रहा है। पहाड़ों में पहाड़ सी जिंदगी जीने वाले इन पहाड़ों की आखिर सुने कौन? फरियाद लेकर किस दर पर जाएं जब प्रशासन ने माफिया से ही हाथ मिला लिया हो। सरकार ने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन जो कुदरत ने दिया उसे बटोरने की कोशिश करने में दबंगों ने इनके हाथ रोक लिए। दबंगों की दबंगई के आगे इन गरीबों की तो कुछ ना चली, लेकिन प्रशासन ने भी साथ दिया तो सिर्फ दबंगों का। ऐसे में अब इनके सामने रोजी रोटी का संकट है, क्या करें समझ में नहीं आता। कैमरामैन अभिनय के साथ रॉबिन सिंह चौहान, ऊखीमठ। तो देखा आपने कि किस तरीके से शासन प्रशासन हाथ मिला लेता है जब माफियाओं से, तो उन लोगों का क्या होता है जो आसपास रह रहे होते हैं। उनके हक हकूकों से उन्हें दूर खदेड़ दिया गया और कब्जा कर लिया उस पर एक माफिया ने। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी परत दर पर कई खुलासे आपके सामने होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खास खबर में, और आज हम बात कर रहे हैं माफिया राज की। जी हां, उत्तराखंड के एक कोने में माफिया राज जन्म ले रहा है। जिम्मेदार इसके लिए सरकारी महकमा, प्रशासन और सरकार की नीतियां भी हैं। इस समय हमारे साथ इस खबर पर विश्लेषण के लिए पैनल है। हमारे साथ एक पैनल भी है। अवधेश कौशल जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही उनका साथ देंगे जय सिंह रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका भी स्वागत है रावत जी। रावत जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो खबर का एक हिस्सा देखने के बाद क्या प्रतिक्रिया है आपकी? रॉबिन, जो यहाँ उत्तराखंड में जो माफिया कल्चर जो है फल फूल रहा है, केवल खनन माफिया नहीं है। आप ये समझिए कि
फॉरेस्ट माफिया है, आपका शराब माफिया है, आप इसके बाद ये खनन माफिया है, ये जहाँ तहाँ हर जगह हर पत्थर के नीचे एक माफिया कल्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो वो इस प्रदेश के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये माफिया जो है, यहाँ के जो संसाधन है, यहाँ जल है, जंगल है, ज़मीन माफिया भी है, वो जहाँ तहाँ लोगों की ज़मीन कब्जा रहे हैं, पौने पौने दामों पर खरीद रहे हैं। तो ये माफिया कल्चर न केवल संसाधनों को लूट रहा है, ये माफिया तंत्र यहाँ का, बल्कि हमारा सिस्टम को करप्ट भी कर रहा है। क्योंकि आप ये समझते हैं माफिया का मतलब ये माफियोसी, जो इटालियन वर्ड है माफिया, माफिया का मतलब है आपका समानांतर व्यवस्था चलाना। तो ये माफिया जो इनका जो चाहे जंगल माफिया है, चाहे शराब माफिया है, चाहे खनन माफिया, इनका अपना पैरेलल सिस्टम है, समानांतर तंत्र है। उस तंत्र में इनके पास हर मर्ज की दवा है। इसको ब्यूरोक्रेट को कैसे काबू करना है, उसे कैसे करप्ट करना है, कैसे अपने कब्जे में लेना है, वो उनके पास उसके गोटियां होती हैं। पॉलिटिकल बॉस होते हैं, राजनीतिक जो नेता है, उनको कैसे पटाना, उनको कैसे मुट्ठी में करना, उनको वो उसका भी उनके पास इंतजाम होता है। स्थानीय लोगों को कैसे बरगलाना, उनको कैसे करना, मतलब पूरा सिस्टम इनका पैरेलल चलता है, इसीलिए इनको माफिया कहते हैं। और ये खनन का ही हम आपका न्यूज़ देख रहे थे, खनन में ही नहीं जंगल में भी है, जमीन का भी आप देहरादून में देखे, जमीन वो हो रहा है। या डिफेंस कॉलोनी में एक तालाब पर इन्होंने गौरा देवी, जो चिपको आंदोलन की जननी है, उनके नाम से गौरा देवी पार्क बनाना था। एक यहाँ के उसके पड़ोस मिनिस्टर ने उसका 5-6 साल पहले उसका शिलान्यास किया था, लेकिन वो आधा क्या है, वो तो, पार्क तो कभी गौरा देवी के नाम से पार्क तो बना नहीं, लेकिन माफिया ने वो जमीन, मतलब डिफेंस कॉलोनी में विधानसभा से 1 किलोमीटर के अंदर वो जमीन कब्जा दी, उसकी बांट दी। वो जिस मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन किया था, उसको पता था, रूलिंग पार्टी को पता था, स्थानीय लोग करते। ये सवाल वहाँ का नहीं है, ये आप अब उसका ये समझिए कि ये बेसिकली खनन नहीं है, चुगान है, टिपान भी इसे कह सकते हैं। इसकी भी परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, पर्यावरण मंत्रालय देता है, भारत सरकार। अब ये कैसे खंडूड़ी जी ने दिया या कैसे पीसी शर्मा ने दिया, समझ में नहीं आ रहा है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि गौला के लिए कितना हल्ला हुआ था, जब निशंक जी के ज़माने में भी हुआ, बहुत हल्ला हो रहा था कि लोग मकान नहीं बना पा रहे थे, बजरी नहीं मिल रही थी, रेता नहीं मिल रहा था। और आप जहाँ बता रहे हैं केदार घाटी में, वो इंटीरियर में वहाँ धड़ेले से जेसीबी चल रही थी, वो निकल रहा था। देहरादून में मकान नहीं बन पा रहे थे, कुमाऊं में गौला नदी, वहाँ मकान नहीं बन पा रहे थे लोगों के। तो ये वजह से, क्योंकि उनका अपना सिस्टम है, वो करप्ट करते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी को खरीद रहे हैं। तो ये दरअसल चिंता का विषय है। अब यहाँ पर पद्मश्री अवधेश कौशल जी हैं, ये माफिया से बहुत दशकों से लड़ते रहे हैं, हो सकता है बताएंगे सर। जी मैं कौशल साहब के पास ही आना चाहूंगा। कौशल साहब, आपने एक लंबी लड़ाई भी लड़ी है और इन दिनों आप जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर भी एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। पीपल कोटी से अभी आप लौटे भी हैं। गंगा को लेकर कई बातें कही जाती हैं, प्रदूषण को लेकर कई बातें, पर्यावरण को लेकर कई बातें कही जाती हैं अलग अलग मंचों से, लेकिन खनन बदस्तूर जारी है, इस पर कभी कोई कुछ नहीं कहता। देखिए, एक तो क्वेरी होती है, क्वेरी आप पहाड़ में कर सकते हैं, लेकिन परमिशन होती है, लीज दी जाती है जी, उसका मॉनिटरिंग होती है, उसकी रॉयल्टी देनी होती है सरकार को। और अब तो MMDR एक्ट 2011 में आया है, जिसमें साफ है कि किसी तरह का खनन हो, सरकार उसका परमिशन देती है तो 26% जो उसका लाभ होगा वो वहां की जनता को दिया जाएगा जी, कोई नहीं देता। उससे पहले भी यही किया। यहाँ जो पहाड़ों में माइनिंग किया, पूरा मसूरी एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक 110 माइनिंग कंपनियों को दे दिया। भारत सरकार भी करने लगी, स्टेट गवर्नमेंट भी करने लगी। ओपन कास्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग के मायने क्या है कि आप पहले पेड़ हटाओगे, फिर बुशेज हटाओगे, फिर टॉप सॉइल हटाओगे, उसके बाद में जब चूना पत्थर या पत्थर आता है जिसको आप निकालना चाहते, ब्लास्ट करोगे। और ऐसे उन्होंने जितना भी यहाँ का हाइड्रो सिस्टम था वो बर्बाद कर दिया। इसीलिए हमको 83 में सभी के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, उस वक्त एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था, राइट टू लाइफ, कि ये पानी बर्बाद कर रहे हैं पानी को, और पानी मेरी जिंदगी है, इसलिए आप हमको बंद, आपको ऐसा आदेश करिए कि ये सब बंद हो। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बंद किया सभी को, और 86 में ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया। अभी जो नदियों की बात है, वहां आप किसी भी हालत में क्वेरी नहीं कर सकते, चुगान कर सकते हैं, वो भी परमिशन से करेंगे जी। लेकिन यहां मशीनें लगी हुई है, लोग लगे हुए हैं। 1952 के एक्ट में भी ये है कि अगर 10 जो ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग जहां काम कर रहे होंगे उसको क्वेरी मान लिया जाएगा। माइनिंग की, ये माइनिंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल इलीगल है जी। और ये जैसा इन्होंने बताया है कि इसमें राजनीतिक लोग, ब्यूरोक्रेसी और साथ ही जो माफिया लोग हैं वो इसमें हाथ मिलाए हुए हैं जी। अभी पिछली दफा आपने देखा होगा, यहाँ सब पूरे हिंदुस्तान में, उत्तराखंड में करीब करीब ये चुगान जो है, नदी चुगान भी बंद कर दिया। देखिए, चुगान तो होना जरूरी है, ये एनवायरनमेंट के लिए क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब ये बारिश में रेत बजरी वगैरह आती है और अगर हम उसको नहीं हटाएंगे तो बाढ़ आएगी। एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन वहां आप पिकिंग करेंगे, आप चुगान करेंगे, आप वो नहीं कर सकते खदान। तो यहाँ खदान हो रहा है और उसका नुकसान किसको हो रहा है? आम जनता को हो रहा है। आप कोई भी मकान बनाएं, उसमें आपको रेत चाहिए, बजरी चाहिए, बालू चाहिए और पत्थर भी चाहिए, लेकिन वो मिलता नहीं है। मैंने पिछली दफ़ा भी सरकार के कुछ लोगों को कहा था, तो एक मंत्री जी ने मुझे कहा कि कौशल साहब, हम सब जानते हैं, लेकिन आम जनता को तो बहुत मुश्किल होता है, जैसा महिला भी बोल रही थी, अपने यूज के लिए भी नहीं उठा सकते, खरीदारी में भी बहुत महंगे में फिर बिकता है वो, क्योंकि उनको तो कहते हैं जी हम तो चोरी से ही जैसे ला रहे, इलीगल है ये। मेरा मानना ये है कि बाकायदा चुगान की परमिशन देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए जी। नंबर 3, 26% उस इलाके में जो भी गांव पड़ता है, पंचायत पड़ती है, उसको वो देना चाहिए जी। नहीं तो क्या होगा कि ये माफिया बढ़ते ही जाएंगे जी। और जनता जो है वो त्रस्त होगी। चलिए कौशल जी और रावत जी, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी इस खेल के कई और पहलू हैं, परत दर परत हम उन्हें जनता के सामने लाएंगे। आपने कहा कि गांव वालों का हक हकूक भी बनता है, उनका हक भी बनता है इन नदियों पे, उसका प्रतिशत आपने बताया। सुप्रीम कोर्ट के भी इस तरीके के ऑर्डर्स अभी आए हैं, आदेश आए हैं कि सरकार सिर्फ संरक्षक है प्राकृतिक संसाधनों की, पहला हक स्थानीय लोगों का बनता है। खनन नीति भी हमारी जो खनन नीति है उत्तराखंड की, वो भी कुछ इस तरीके की बात कहती है, लेकिन जब सरकारी प्रशासन नतमस्तक हो जाए माफियाओं के आगे, तो फिर कहां नियम और कहां कायदे कानून रह जाते हैं। ये माफिया कुशाल सिंह रावत कैसे एक एक करके, पहले उसने वन भूमि में पट्टा ले लिया, हसरत उसकी बढ़ने लगी, अब उसने आवेदन किया स्टोन क्रैशर के लिए, और वो स्टोन क्रैशर भी नियमों को ताक पर रखकर उसे मिल जाता है। आइए देखते हैं। अभी तक आप अंदाजा लगा ही लिया होगा कि कुशाल सिंह रावत की पहुंच कहां तक है और वो अपने लिए कोई अवैध काम सरकार और प्रशासन से आसानी से करवा सकता है। ये बात कुशाल सिंह भी जानता था और ऐसे में उसने एक और ख्वाहिश प्रशासन के सामने रख दी।
इस बार उसने अपने लिए मांगा एक स्टोन क्रशर, वो भी नदी के बेहद करीब, और वो उसे मिल भी गया। 19 जून 2008 को कालीमठ तहसील के रौलक गांव में कुशाल सिंह ने 45 नाली जमीन पर स्टोन क्रशर लगाने का आवेदन किया। अपने आवेदन पत्र पर उसने लिखा कि प्रस्तावित जमीन नदी से 500 मीटर दूर है और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि खनन नीति तो यही कहती है। वहीं जब नेटवर्क 10 की टीम मौके पर पहुंची और जो तस्वीर उन्होंने कैमरे में कैद की, उससे साफ नजर आ रहा है कि मंदाकिनी नदी स्टोन क्रशर की साइड से महज 10 मीटर दूरी पर है। एक बार फिर से वही सवाल, आखिर कैसे नियमों को ताक पर रखकर क्रशर लगाने की अनुमति दे दी गई? क्रशर लगाने के लिए राजस्व और वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। कई अफसर जांच करने के बाद क्रशर लगाने की अनुमति देते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी अफसर को ये बात दिखाई नहीं दी। शायद इसी को माफिया तंत्र कहते हैं। कैमरामैन अभिनय के साथ रॉबिन सिंह चौहान, नेटवर्क 10, रुद्रप्रयाग। तो आपने देखा कि मधुगंगा नदी से महज कुछ मीटर दूरी पर वो स्टोन क्रशर लगा लेता है। सरकारी तंत्र उसे इसकी इजाजत भी दे देता है। 500 मीटर का जो मानक था वो 2008 में था पर्वतीय इलाकों के लिए, जहां स्टोन क्रशर अगर लगाया जाए तो नदी से उसकी दूरी 500 मीटर की होनी चाहिए थी। लेकिन जो नई नीति बनी उसमें भी ये दूरी 100 मीटर की रखी गई है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। लेकिन आप तस्वीरों में ये दूरी देख सकते हैं और समझ सकते हैं ये गोरख धंधा चलता कैसे है, स्टोन क्रशर कैसे मिल गया कुशाल सिंह रावत को, इस माफिया को, वो भी समझ लेते हैं। ये राजेंद्र है और अपने गांव वालों के साथ ये इस सड़क को रोक कर बैठा है। घर से ठान कर आया है कि आज किसी भी रेत और बजरी से भरे ट्रक को यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन्हीं की जुबानी सुनिए। दिक्कत क्या होने साहब, इसने पहले हमारे से लीज पे जमीन मांगी थी पर और बोला प्रति महीने में प्रति साल जो है 20% बढ़ा के दूंगा। अब जो है बोला ना तो ये जमीन तुम्हारी है, नहीं तुम्हारा कुछ बनता है यहाँ। और हम अगर यहाँ पे बोल रहे हैं तो ये सिर्फ शासन प्रशासन की धमकी दे रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री खनौरी से हमारी चलती है, खनौरी का पी सारंगी है, सारंगी से मेरी चलती है। और तुम अगर हमसे ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें बंद करवा दूंगा। अपनी ही जमीन के लिए अब इन लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। करोड़ों का कारोबार करने वाले माफिया ने अपनी सहूलियत के हिसाब से जमीन का ऐसा सौदा कर डाला कि इन गांव वालों को तो महीने के 1000 रुपए कुशाल सिंह दे रहा है और खुद इस जमीन से उगा रहा है 5 लाख रुपए एक दिन के। कुशाल सिंह रावत ने जिस जमीन पर नियमों को ताक पर रखकर स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति ले ली है वो इन गाँव वालों की जमीन थी और अब इस जमीन को पाने के लिए ही ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो मैंने ये पहले भी जो है शासन प्रशासन मुख्यमंत्री तक मैंने चिट्ठी भेजी। आपने जमीन बेची उन्हें या सिर्फ बेची नहीं है? बेची, लीज पे दिया है। अब कुशाल सिंह जी ने उस लीज पे जो है पक्का मकान भी अपना खड़ा कर दिया, 11-12 कमरों का मकान खड़ा कर दिया है। तो फिर हमने कुशाल सिंह को पूछा तुम मकान क्यों बना रहा है, उसने कहा ये सिविल भूमि है। तो तब हमको जो है सभी भाइयों में संगठन हुआ, हमने एकत्र हुए, हमने कहा चलो तो फिर हम जो है इस रोड को बंद कर देते हैं। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में दस्तखत कराए जाते हैं और 10 सालों के लिए जमीन हो जाती है माफियाओं की। और कुछ दिनों बाद जमीन के मालिकों को पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। जिनकी जमीन थी वो आज ही अपने जमीनी हक के लिए लड़ रहे हैं। इनको तो ये भी पता नहीं कि आखिर स्टोन क्रशर किस बला का नाम है। इनकी जमीन का इस्तेमाल कर करोड़ों के वारे न्यारे करने वाले माफिया का सरपरस्त आखिर है कौन, ये एक बड़ा सवाल है। हमने जबकि यहाँ पर जो है अपनी जमीन के बारे में इनके साथ कोई बात की थी ना, जब यहाँ पर आए थे लोग, तो उन्होंने कहा भाई हमें यहाँ पर क्रशर प्लान लगाना है। हमें उस टाइम ये पता नहीं था कि क्रशर प्लान क्या होता है, क्या इसमें निकलता है। जिन प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला हक इन गांव वालों का होना था, उन्हें ही सिस्टम और नीतियों के फेर में फंसाकर उनके हकों से बेदखल कर दिया गया। लेकिन माफिया बेखौफ है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके सरपरस्त उनके मंसूबों को पूरा करने के लिए देहरादून तो बैठे ही हैं। राज्य अपना, विधानसभा अपनी और इस विधानसभा में बैठने वाले नेता भी अपने। ये नेता जो नीतियां बनाते हैं वो उत्तराखंड के आम लोगों के लिए बनाते हैं। लेकिन इन नीतियों में क्या कोई खामी रह जाती है जो इन्हें धरातल पर उतारने में मुश्किलें पैदा हो रही हैं और इसका सीधा फायदा माफियाओं को मिल रहा है। और अगर ऐसा है तो उत्तराखंड राज्य बनने के औचित्य पर भी कई सवाल इसके बाद खड़े होने शुरू हो जाते हैं। रॉबिन सिंह चौहान, नेटवर्क 10। तो आपने देखा कि किस तरीके से साठ गांठ कर स्टोन क्रशर की फरमाइश इस माफिया की पूरी कर दी गई।
कई विभाग हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में जुड़े होते हैं, उन्होंने कई बातों को नजरअंदाज कर दिया, आंखें बंद कर ली। आखिर कैसे जन्म होता है पहाड़ों में ऐसे माफियाओं का, उसको भी समझ लेते हैं। 11 साल हो गए उत्तराखंड को बने, पर सुविधाओं के नाम पर अभी तक सरकारें यहां रह रहे लोगों को क्या दे पाई हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सरकारी महकमों और उनके कारिंदों ने पहाड़ों की इन चोटियों में सिस्टम को तोड़ मरोड़ कर यहीं के बाशिंदों के खिलाफ इस्तेमाल किया और पैदा कर दिया एक नया तंत्र, माफिया तंत्र। और इस नए तंत्र ने जन्म दिया माफिया राज को। रुद्रप्रयाग जिले की उखीमठ तहसील में खनन का ऐसा खेल चल रहा है जिसे देखकर उस फिल्मी कहानी की याद आती है, जिसमें एक माफिया के आगे सारा सिस्टम नतमस्तक हो जाता है और फिर शुरू हो जाता है आम जनता का शोषण। इस कहानी का विलेन है कुशाल सिंह रावत। साधारण से परिवार में जन्मा ये शख्स खनन का खेल खेलते खेलते अब करोड़ों से खेल रहा है। खनन के खेल की शुरुआत होती है 2007 में, जब कुशाल सिंह रावत ने एक भोले वाले ग्रामीण चैत सिंह की जमीन को लीज पर लिया और उसके बाद शुरू हुआ अवैध खनन का काला कारोबार। दरअसल कुशाल सिंह रावत और उसके साथी रणजीत सिंह ने मिलकर नदी को खनन के खेल का मैदान बना डाला है। उनके काम करने का तरीका भी नायाब है। वो पहले किसी ग्रामीण को बहला फुसला कर उसकी जमीन को 100 रुपए के स्टाम्प पर लीज पर लेते हैं और उसके बाद उस ग्रामीण को अलग थलग कर दिया जाता है। इस जमीन पर उसके बाद पट्टा लिया जाता है, लेकिन खनन का काम उस पर नहीं किया जाता। उसके लिए चुना जाता है प्लॉट नंबर 83, जिस पर खनिज का अकूत भंडार है, जो कि वास्तविक पट्टे से 700 मीटर दूर है। जिस प्लांट पर पट्टा लिया गया उस पर कुशाल सिंह ने अभी तक खनन किया ही नहीं। ये बात आपको इन तस्वीरों को देखकर पता चल जाएगी। यही वो पट्टा है जहाँ पर चुगान की अनुमति ली गई थी, लेकिन यहाँ ना तो रेत है ना बजरी, यहाँ पर तो सिर्फ पेड़ और झाड़ियाँ हैं। लेकिन कई महीनों तक अवैध खनन चलता रहा, वो भी दूसरी जमीन पर। पहला पट्टा मिल जाने के बाद कुशाल सिंह और उसके साथी रणजीत और केमिकल की भूख बढ़ने लगी और उसके बाद अवैध खनन की कमाई से स्टोन क्रशर लगाने के लिए आवेदन भर डाला। नियमों को ताक पर रखकर और प्रशासन को रिश्वत का भोग लगाकर स्टोन क्रशर अपने नाम करवा लिया। अंधेर गर्दी का ये कारोबार जब चल निकला, उसके बाद फिर कुशाल सिंह रावत ने एक पट्टा अपने नाम करवा लिया और तब से लेकर आज तक खनन का यह खेल बदस्तूर जारी है। इस गांव को पहले देवी आपदा ने तहस नहस कर दिया और अब प्रशासन, जो कि इनके साथ खड़ा रहना चाहिए था, इन्हें ही आंखें दिखा रहा है। ऐसे में अब इन गांव के लोगों के पास विकल्प बहुत कम बचे हैं। प्राकृतिक संसाधन जिस पर इस गांव का हक होना चाहिए था, उनसे छीन लिए गए हैं। ऐसे में अब ये क्या करें, इन्हें भी समझ नहीं आ रहा। 2 रोटी कैसे खाएं, कैसे बच्चे पालें, ये बड़ा सवाल इनके लिए हर दिन खड़ा होता है। इससे जूझते हैं ये और फिर खामोश बैठ जाते हैं। कैमरामैन अभिनय के साथ रॉबिन सिंह चौहान, नेटवर्क 10, उखीमठ। तो देखा आपने कि किस तरीके से सरकारी सांठगांठ के जरिए जन्म हुआ एक माफिया का, और ये माफिया तो था ही, उसके बाद बन गया भाग्य विधाता इस इलाके के लोगों का, जिसने उनकी नदी से, उन गांव वालों की नदी से उन्हें खदेड़ दिया। एक पत्थर भी उठाने की इजाज़त अब इन गांव वालों को नहीं है। अब देखते हैं कि किस तरीके से सरकारी सांठगांठ हुई, कैसे पहले खनन का पट्टा मिला और अब स्टोन क्रशर मिल गया इस माफिया को। कौन कौन सरकारी नुमाइंदे थे, कौन कौन से सरकारी कर्मचारी थे जो इस पूरे मामले में साथ देते रहे माफिया का। तीन विभागों के काबिल अधिकारी ये बात देख नहीं पाए कि स्टोन क्रशर नदी से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर है, वही पुल महज 25 मीटर की दूरी पर। ये बात उन अधिकारियों की काबिलियत और नियत दोनों पर सवाल खड़े करती है, जिनकी जिम्मेदारी थी इस अनैतिक काम को रोकना। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे एक एक करके अधिकारियों ने माफियाओं के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दी और कुशाल सिंह को फायदा पहुंचाया। कुशाल सिंह रावत ने तहसीलदार को आवेदन दिया
और उसके बाद तहसीलदार ने 6 जून 2008 को पटवारी और राजस्व निरीक्षक से मौके पर जाकर निरीक्षण की रिपोर्ट मांगी और तब शुरू हुआ नियमों को ताक पर रखकर माफियाओं को फायदा पहुंचाने का खेल। सबसे पहले जिस कर्मचारी के काम के तरीके पर उंगलियां उठती हैं वो है इस इलाके का तत्कालीन पटवारी, क्योंकि पटवारी की जिम्मेदारी इस मामले में ये थी कि वो जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को पेश करे, जिसमें वो खनन नीति से जुड़े तमाम पहलुओं पर गौर करके उन सभी बिंदुओं की जांच करे और ये सुनिश्चित करे कि उनका पालन किया जा रहा है। लेकिन पटवारी ने अपनी आंखों पे शायद पट्टी बांध ली। अपनी रिपोर्ट में पटवारी ने लिख भेजा कि स्टोन क्रशर जिस जगह पर लगना है वो नदी से 560 मीटर दूरी पर है, लेकिन असलियत जानने के लिए इन तस्वीरों को देखिए जहां पर नदी और स्टोन क्रशर की साइट की दूरी 15 मीटर है। ऐसा लगता है कि पटवारी भी चाहता हो कि कुशाल सिंह रावत को क्रशर लगाने की अनुमति मिल जाए। इसके बदले पटवारी को क्या मिला ये यहाँ बताने की जरूरत नहीं। और 8 जून 2008 को ये रिपोर्ट तहसीलदार को भेज दी गई। अब इसके बाद रिपोर्ट तहसीलदार की टेबल पर जाती है। यहाँ पर लापरवाही की इंतहा देखिए। पटवारी ने जो रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट पर जो नक्शा नक्की किया उस पर बिना जांच किए हस्ताक्षर कर दिए गए और उस फाइल पर ओके की मोहर लगाकर आगे भेज दिया। ये देखने की भी जहमत तहसीलदार ने नहीं उठाई कि नदी से स्टोन क्रशर की साइट की असल दूरी क्या है। इसके बाद तहसीलदार की ये रिपोर्ट एसडीएम के पास पहुंचती है। उस दौरान एसडीएम के पद पर मोहन सिंह काबिज थे। एसडीएम मोहन सिंह के पास जब ये रिपोर्ट आई तो उसने भी कोई जांच की जहमत उठाए बिना इस फाइल को 20 जून 2008 को जिलाधिकारी महोदय को भेज दिया। इस जांच रिपोर्ट में भी यही बात लिखी है कि क्रशर नदी से 500 मीटर दूरी पर है। यानी एक बार फिर से झूठ और लापरवाही। उप जिलाधिकारी ने भी स्थलीय निरीक्षण किए बिना इतनी महत्वपूर्ण फाइल को आगे सरका दिया और अपने पत्र में तथ्यों को कुछ इस तरह लिखा कि लगता था कि उप जिलाधिकारी भी ये चाहता हो कि क्रशर की बस स्वीकृति किसी तरह से कुशाल सिंह रावत को मिल जाए। और अब बारी आई जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी डीएम की, जो कि खनन से जुड़े ऐसे मामलों का सुपरवाइजर भी होता है। उसकी देखरेख में ही ऐसे काम चलते हैं। लेकिन जिले के इस सबसे बड़े अधिकारी को अपने नीचे बैठे कर्मचारियों पर इतना भरोसा था कि उन्होंने भी आंख बंद करके प्रमुख सचिव को ये फाइल ये कहकर सरका दी कि कुशाल सिंह रावत को मेसर्स पवार स्टोन क्रशर लगाने की सभी शर्तें पूरी करता है, उन्हें पेश रिपोर्ट के आधार पर अनुमति दे दी जाए। तो देखा आपने कैसे माफियाओं की इच्छा पूरी करने के लिए हमारा पूरा जिला प्रशासन इतनी बड़ी चूक कर गया। गौर करने वाली बात यह है कि उखीमठ तहसील से स्टोन क्रशर साइट केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है और इस इलाके से दिन रात रेत और बजरी से भरे ट्रक तहसील के सामने से गुजरते हैं, लेकिन आज तक किसी ने आपत्ति नहीं जताई। जिला प्रशासन के अलावा भी कई विभागों के अधिकारियों ने इस पर अपनी रिपोर्ट दी। इसमें वन विभाग भी शामिल है। इस मामले में वन विभाग की भूमिका भी शक के घेरे में है। जब रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के डीएफओ सोबरन लाल को इस स्थल की जांच के लिए आख्या मांगी गई तो डीएफओ सोबरन लाल के ऑफिस से 9 अगस्त 2008 को एक पत्र जिला अधिकारी कार्यालय को लिखा जाता है, जिसमें यह लिख दिया गया कि नदी से स्टोन क्रशर की साइट की दूरी 500 मीटर से ज्यादा है। इसके अलावा जिला टास्क फोर्स रुद्रप्रयाग के सहायक भू वैज्ञानिक YS सजवान ने भी अपनी रिपोर्ट में ये लिख भेजा कि नदी से स्टोन क्रशर की दूरी 500 मीटर से ज्यादा है। यानी यहाँ पर भी सफेद झूठ। जिले के सभी विभागों ने जैसे ये कसम खा ली हो कि माफियाओं को कैसे भी कर उनकी इच्छा पूरी करने का सारा सामान तैयार करना है। और आखिरकार कुशाल सिंह रावत को स्टोन क्रशर मिल ही गया और उसके बाद आज तक ये कई करोड़ों के वारे न्यारे कर चुका है। ऐसा नहीं है कि जो लोग इसे फायदा पहुंचा रहे हैं उनके हाथ कुछ नहीं आया हो या फिर उन्हें कुछ पता नहीं था। जब इतना कुछ चल रहा था तो जनप्रतिनिधि कहाँ थे? आपको बता दें कि उखीमठ बाजार में आशा नौटियाल का घर भी है। इस बार वो भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन पिछले 5 सालों तक वो इस इलाके के लोगों के वोट पाकर भाजपा की विधायक बनी रही। उनके घर के सामने से सैकड़ों ट्रक दिन रात गुजरते रहे। उन्होंने ना ही इसे सुना और ना ही देखा। जब लोग अपनी पीड़ा लेकर उनके पास पहुंचे तो उनकी फरियाद को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, जरा सोच लीजिए। कैमरामैन अभिनय के साथ रॉबिन सिंह चौहान, नेटवर्क 10, रुद्रप्रयाग। तो इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में शामिल हैं हमारे साथ अवधेश कौशल जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं अवधेश कौशल जी, और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी भी। कौशल जी से मैं जानना चाहूँगा कि माफिया काम कर रहे हैं लगातार, जिला प्रशासन नतमस्तक है उनके आगे और गांव वालों के हक हकूकों से उन्हें दूर रखा जाता है।
क्या क्या कहेंगे आप इस पूरी व्यवस्था पर? देखिए, ये प्रजातंत्र नहीं है, ये गुंडा तंत्र है, इसको मैं यही कह सकता हूं। ये जो अभी 2 हफ्ते पहले ही ये आदेश दिया गया है कि वन में भी भारत सरकार भी अगर अलाउ करती है तो भी जब तक गांव, उसके बाद में गांव वाले उसको अप्रूव करेंगे कि हम पेड़ काटने देंगे, यहाँ ये होने देंगे या यहाँ नहीं होने देंगे। मैं अभी पीपल कोटी गया था, मैंने ये देखा है जो आप सब दिखा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि सरकार है ही नहीं। ये तो एक बिल्कुल गुंडा राज बना हुआ है प्रजातंत्र के नाम पर। मुझे तो ये कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि आम जनता जो है वो मूक बनी हुई है, वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे। अब आप ये देखिए, आप ही की इस नदी पर पीपल कोटी में एक बांध बन रहा था, जल विद्युत योजना बन रही थी, और वहाँ लोग जो है वो बंद करा दिया नदी बचाओ के नाम पर। जबकि नदी बचाओ वालों को ये ऐसे नदी में जो गड़बड़ हो रहा है उसमें आना चाहिए, पर उन्होंने क्या एजेंडा करा, क्योंकि वो फॉरेन एजेंडा है, ना गांव का है ना देश का है, तो कि कैसे जल विद्युत योजना बंद करो जिससे यहाँ पिछड़ापन रहे। और वहां लोग आत्मदाह करने को तैयार हैं, औरतें आपके सड़क पर बैठ गए, धरने दे रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रहा। इसीलिए हम लोग वहां गए थे और उनसे कहा कि आप दाह क्यों करो, तुम आप ऐसी स्थिति बनाओ कि जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं वो आत्मदाह करें। अभी यहाँ एक बहुत बड़े मूवमेंट की जरूरत है। लोगों को समझना चाहिए कि ये प्रजातंत्र है, यहाँ वाकई जल पर, वहाँ की वन पर, वहाँ की जमीन पर लोगों का, खास तौर से स्थानीय लोगों का पूरा हक है। सरकार के पास नहीं है, वो सरकारी जमीन नहीं है। ये सब यहाँ एक ऐसा तमाशा बन गया है इस प्रांत में, और ये प्रांत जो है अगर ये अभी लोग खड़े नहीं हुए तो बहुत ही भारी यहाँ समस्या होने वाली है। लोगों में बहुत गुस्सा है। आप ठीक कह रहे हैं, ये जो चाहे वो नदी आकर के लोग कर रहे हैं, नदी चुकान कर रहे हैं, कोई जो अच्छे काम है वो होने नहीं देते। रावत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो सारा सिस्टम, एक नए तरीके का तंत्र जो डेवलप हो रहा है, क्या चलिए रावत जी, मैं आपके साथ जुड़ूंगा। एक गुप्ता, डीएफओ रुद्रप्रयाग हैं, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गुप्ता जी, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। आज नेटवर्क 10 में एक खास खबर दिखाई जा रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि ऊखीमठ तहसील से महज कुछ किलोमीटर दूर एक स्टोन क्रशर लगा है, मधुगंगा के बेहद नजदीक है। मानकों को ताक पर रखकर वो स्टोन क्रशर चल रहा है पिछले 2-3 सालों से। वहीं उससे कुछ आगे खनन चल रहा है इस नदी पर, लेकिन वन विभाग कुछ नहीं कहता, सोया हुआ है। क्या कहेंगे आप? हाँ, हेलो जी गुप्ता जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूं गुप्ता जी, ऊखीमठ तहसील से कुछ किलोमीटर आगे एक स्टोन क्रशर चल रहा है, मधुगंगा नदी से बेहद करीब, मानकों को ताक पर रखकर आज भी बदस्तूर चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। और उससे कुछ आगे बरुआ गांव से कुछ आगे पौंडार गांव से ठीक नीचे खनन चल रहा है। लगातार जेसीबी दिन रात चल रही है। वन विभाग क्या कर रहा है? ये एक्चुअली जो वहाँ पर जो क्रशर लगा हुआ है जी, इसमें फॉरेस्ट से एनओसी मांगी गई थी, फॉरेस्ट ने एनओसी नहीं दिया था उसमें जी, लेकिन ये जी जिलाधिकारी के स्तर से सीधे चला गया था वो शासन में, और वहीं से जो कार्रवाई हुई है जी। इसके लास्ट ईयर इसको बंद भी कर दिया गया था, कुछ दिन पहले इसको बंद भी कर दिया गया था। इसमें 20 लाख रुपए की पेनाल्टी भी डाली गई है जी, लेकिन वो पेनाल्टी तो आज तक वसूल हुई नहीं है डीएफओ साहब। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट आप लोगों ने एनओसी नहीं दी थी, लेकिन आप ही के कार्यालय से एक रिपोर्ट, एक लेटर जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि वो मानकों को पूरा कर रहा है।
नहीं, हमारे यहाँ से कोई ऐसा लेटर नहीं गया है जिसमें ये लिखा गया हो कि मांगों को पूरा कर रहा है। हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें कई तरह की आपत्तियां लगाई थी कि सुप्रीम कोर्ट के भी जो निर्देश है उनको भी देखा जाए, और हम लोगों ने कोई संस्तुति नहीं दी है इस मुद्दे पर। तो अब आप भी जान रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं स्टोन क्रशर गलत चल रहा है, क्या कार्रवाई करेंगे आप? अब ये स्टोन क्रशर जो लगा हुआ है वो नाथ भूमि पर लगा हुआ है, तो नाथ भूमि पर स्टोन क्रशर पर हमारे स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस पर जो ये खनन भी कर रहा है, ये रिजर्व फॉरेस्ट से तो कर नहीं रहा, ना रिजर्व से कर रहा है ना सिविल से कर रहा है। नहीं, जो मानक है, जो नदी से दूरी के जो मानक है, क्या वो पूरी कर रहा है? जो दीवार होनी चाहिए और जो धूल मिट्टी वहां उड़ रही है, जो धूल उड़ रही है, उससे लगातार जो चारा है आसपास का वो खराब हो रहा है गांव वालों का, क्या इसकी जानकारी है आपको? नहीं, ये मुझे जानकारी है। इस मुद्दे पे हम लोगों ने कह भी रखा है जिलाधिकारी स्तर पे कि भाई कार्रवाई उनके स्तर से होनी है। उनके यहाँ से जो इसकी परमिशंस गई हैं वो रिजेक्ट की जानी है, और उन्होंने एक बार ऑलरेडी इसमें कार्रवाई कर रखी है। इसके बाद भी दोबारा ये चालू कर रहे हैं, तो यहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनको देखना चाहिए इस पर, रेवेन्यूज की जो है। जी, लेकिन एक गंभीर आरोप जो है गांव वाले लगा रहे हैं, जो खनन भी चल रहा है, वो अगर अपने खच्चर लेके कुछ बजरी सामान उठाकर ले जाते हैं वहां से नदी से, तो उनका चालान कर दिया जाता है, उनको दंडित किया जाता है। लेकिन खनन माफियाओं के लिए बहुत नर्म है, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है वन विभाग के। नहीं, देखिए, वन विभाग की तरफ से जो हक हकूक के तहत जो वो ले जा रहे हैं बजरी वगैरह, उस पर हम लोग रोक नहीं लगाते हैं। नहीं, गांव वालों का यह आरोप है कि उनसे पैसे वसूले जाते हैं, उन पर पेनल्टी लगाई जाती है, और बाकायदा वो जो हक हकूक के लिए जो अपने बजरी और रेता लेकर जाते हैं उनको गिरा दिया जाता है जेसीबी लाकर, लेकिन वन विभाग वाले कुछ नहीं करते। वन विभाग की तरफ से देखिए किसी भी गांव वाले को अभी तक ऐसी कोई वसूली नहीं की गई है। वन विभाग की तरफ से ऐसा कोई वो नहीं लिया, उत्पीड़न कार्रवाई नहीं की जा रही है, न किसी गांव वाले के अभी तक हम लोगों ने कोई रेता बजरी गिराया है। ये वही बात मैं कह रहा हूँ बार बार कि जो वहाँ पर सिविल एरियाज हैं, वहाँ पर सिविल एरियाज में खनन रोकने की जिम्मेदारी होती है प्रशासन, राजस्व विभाग की। आपने इसकी जानकारी क्या जिला प्रशासन को दी है? जिला प्रशासन की ऑलरेडी जानकारी में है, वो कई बार उसमें पेनाल्टी लगा चुके हैं, कई बार उनकी गाड़ियां बंद कर चुके हैं। उनकी खुद जानकारी में, बहुत अच्छी तरह से जानकारी में है। और अब वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, अब ये तो वही बता पाएंगे ज्यादा बेहतर। गुप्ता जी, हमें जो जानकारी मिली है सूत्रों से, हमें ये जानकारी भी मिली है कि वन विभाग से 2 तरह की रिपोर्ट्स गई हैं जिला प्रशासन को। एक में तो हामी भर दी गई, एक में हामी नहीं भरी गई, और शायद उसी रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने एनओसी नहीं दिया। एक रिपोर्ट ऐसी भी गई है जिसमें ये कहा गया है कि सब ये जो स्टोन क्रशर है वो मानक पूरे करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जानकारी है इस बात की? हाँ, मुझे जानकारी है इस तरह की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने रिपोर्ट भी देखी है, अपनी भी देख रखी है, और जो जिला प्रशासन ने शासन को भेजी वो भी मैंने देख रखी है। तो आपको क्या उसमें जी उसमें हमारी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट मना किया गया था कि ऐसी कोई हम लोग संस्तुति नहीं ली जा सकती है। बल्कि अभी एक स्टोन क्रशर के लिए और दबाव डाला जा रहा है मेरे ऊपर कि इसको किसी तरह से संस्तुति दी जाए। जी, कौन लोग हैं जो आप पे दबाव डाल रहे हैं? अब क्या कहे, कुछ वहाँ के स्थानीय लोग ही हैं जो दबाव डलवा रहे हैं इधर उधर से, और जबकि हमने उसको रिजेक्ट कर दिया है। वो रिजेक्ट करने के लिए, वो मतलब एक्सेप्ट करने के लिए बार बार प्रेशर पड़ रहा है मेरे ऊपर कि साहब इसको इस स्टोन क्रशर को भी अनुमति दी जाए। क्या जी उस पर भी हमने स्पष्ट लिखा है कि साहब अगर ये स्टोन क्रशर यहाँ बनाया जाएगा तो यहाँ पर पर्यावरण काफी प्रदूषित होगा, चोरी की घटनाएं बढ़ेंगी, और उनकी सुरक्षा करना संभव नहीं हो पाएगा, काफी प्रॉब्लम होगी। जी, तो गुप्ता जी, किस तरीके का दबाव है, किस तरीके का दबाव, क्या पॉलिटिकल प्रेशर भी है आपके ऊपर? अब हर तरह का लोग दबाव डालते हैं, इसको क्या बताऊं मैं, मतलब पॉलिटिकल भी हो सकता है और कुछ ब्यूरोक्रेटिकल भी है, कुछ इधर उधर के जो लोकल प्रेशर्स होते हैं वही सब यूज किए जा रहे हैं उसमें। यद्यपि अभी तक हमने खैर उसकी रिपोर्ट चेंज नहीं किया है, एज इट इज बनी हुई है वो। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि ये लोग ऑलरेडी इतना वो करते हैं वहां पर, और जो वहां पर खनन हुआ भी है थोड़ा मोड़ा, वो सिविल एरियाज में हो रहा है। सिविल एरियाज में राजस्व विभाग को स्वयं अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि उनका भाई सिविल एरिया में का प्रशासनिक उत्तरदायित्व तो पूरा उनका राजस्व विभाग का है। नहीं, मैं गुप्ता जी ये बात जानना चाहूंगा कि जो नॉन ZA भूमि जो कहा जाता है, नॉन ZA भूमि जो रक्षित वन है, जो बिना भूमि, अब जो शासनादेश रद्द हुआ है उसके बाद ये नॉन ZA भूमि सिविल हुई है, लेकिन वहां तो पहले से ही ये खनन का कारोबार लगातार चल रहा है। भाई सिविल भूमि में यदि अब जिला प्रशासन उसमें कोई अनुमति दे रहा है
तो उस पर हम लोग सिविल भूमि में हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। नहीं, वो 2000 एरिया में रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना। 2008 से वो खनन चल रहा है, लगातार बदस्तूर जारी है, और तब वो वन भूमि थी। मैं वही बात बता रहा हूँ कि भाई जो पहले इसको एनओसी मांगी गई थी, इसको एनओसी हमारी तरफ से नहीं दी गई, और इसकी एनओसी वहां से भी रिजेक्ट हुई है, केदारनाथ वन्य जीव सेंचुरी से भी रिजेक्ट हुई है। इसके बाद इसको शासन से कैसे परमिशन जारी हुई है ये कहना तो मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है जी। किस आधार पर जारी। गुप्ता जी, ये किस स्टोन क्रशर की और खनन की बात कर रहे हैं? क्या पवार स्टोन क्रशर्स की आप बात कर रहे हैं? एक कुशाल करके है वहां जी पर। जी जी, हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। गुप्ता जी, अब आप किस तरीके से संरक्षित करेंगे वहां के लोगों के हक हकूकों को वन विभाग की तरफ से, क्योंकि वहां के लोग परेशान हैं, वो ये कह रहे हैं कि वन विभाग वाले भी आकर उनका चालान कर देते हैं, उन्हें उठाने नहीं दी जाती। आपकी तरफ से डीएफओ होने के नाते किस तरीके से आप हैं उस डिवीजन के, उस गांव के लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं? आप क्या करेंगे? देखिए, वन विभाग की तरफ से किसी भी गांव वाले का चालान नहीं हुआ है और ना ही कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई है अभी तक। डराया जाता है चालान के नाम पर। हमने हमारी तरफ से किसी को नहीं किया गया, ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए, जी 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 जी, ये कहना गलत है कि गांव वालों को हमारी तरफ से कोई दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है जी, क्योंकि गांव वालों को हमें पता है कि इनकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है कि जिससे वहां पर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। चलिए गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे अपनी बेबाक राय रखने का। लेकिन दर्शकों को हम वो लेटर भी दिखा चुके हैं जो वन विभाग के जरिए वन विभाग डीएफओ कार्यालय से निकला था, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा था कि किस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर स्टोन क्रशर स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। ओके रिपोर्ट दे दी गई वन विभाग के जरिए। अभी हमने कुछ देर पहले आप लोगों को वो तस्वीरें दिखाई थी। नेटवर्क 10 के पास वो सारे कागज हैं जिसमें जरिए ये स्टोन क्रशर आज लगा हुआ है इस इलाके में। जय सिंह रावत जी के पास मैं जलना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। रावत जी, आपने डीएफओ साहब को भी सुन लिया, अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये माफिया तंत्र किस तरीके से काम कर रहा है। रोविन, मैं इससे पहले एक बात ये करना चाहूंगा कि जो ये इलाका जहां आप लोग गए थे जी, ये इकोलॉजिकली बड़ा फ्रेजाइल इलाका है दो कारणों से। एक कारण तो ये है कि इस यहाँ पर आपने एमसीटी के नजदीक है ये, तो भूगर्भीय स्थिति भी इसकी अस्थिर है। आपने 2-3 बार आपने केदार घाटी है, मधमेश्वर घाटी है, जिन गांवों की बात आपने की है, गोंडार है, स्यूसी है, रावलेख है, 98 में भूस्खलन हुआ है वहां पर। ये कई 2-3 हो गया, वो अस्थिर गांव है, सारे खिसक रहे हैं, उनका रोजी रोटी नहीं, उनके जीवन का अस्तित्व का भी संकट उनके सामने है। दूसरा है जो वहाँ की जो हाइड्रोलॉजी है, जल तंत्र जिसे कहते हैं, तो जो यहाँ से नम हवाएं जाती हैं तो चोटियों से तो जाती नहीं है, वो घाटियों से होती हुई जाती हैं। नदी का बहाव बेग नीचे आता है और हवा जो नम हवाएं ऊपर जाती हैं, तो इस वैली में जो है वो हवाएं क्रॉस नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना। तो क्रॉस नहीं कर पाएंगी, ऊपर जाएंगी तो बरस जाएंगी। तो यहाँ पानी भी इसलिए बरसात भी ज्यादा होती है और भूस्खलन 2 कारणों से यहाँ ज्यादा होता है। इस कारण से इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन था, यहाँ देखा जाना जरूरी था। दूसरा महत्वपूर्ण आपने जो सवाल उठाया इस समय, केवल राव लेक का या गोडार का, केदार ऊखीमठ वैली का नहीं है। पहाड़ों में जो होता है कि जो नदी घाटियां होती हैं या नदी नाले या गाढ़ गधेरे उनको कहते हैं, उनकी घाटियों में ही क्या कहते हैं ज्यादातर खेती होती है। एक तो ये होती पहाड़ों से बह के आती अलुवियल सॉइल होती है, टॉप सॉइल होती है, उर्वरक होती है वो। तो वो लोग वो क्या होते हैं, लोग ज्यादातर लोग ये रोपाई वगैरह धान वान इन खेतों में मैदानी घाटियों में ही होती है। तो हो क्या रहा है, इस तरह खुशहाल सिंह जैसे लोग ये जा रहे हैं उनकी गांव वालों को बहला फुसला के इस तरह से जो लीज पे ले रहे हैं, जमीन लीज पे ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना जी, जी। जमीन का मतलब क्या होता है? जमीन का मतलब मिट्टी नहीं होती, जमीन का मतलब होता आधार, सस्टेन करने के लिए, युगों युगों तक सस्टेन करने के लिए होता। आपने देखा जमीन के लिए दुर्योधन ने कहा था कि मैं इंच भर भी जमीन नहीं दूंगा। महाभारत हो गया, भारत पाकिस्तान दुनिया भर में जमीन के लिए होता है। जमीन मिट्टी का टीला नहीं होता, वो आधार होता, बेस होता है। इसमें होता क्या है, जैसे इस व्यक्ति ने लिया है कि ऊपर से जमीन लीज पे ले ली, वो जो टॉप जो सॉइल है, अलुवियल सॉइल है जिसमें खेती होती है, वो तो चली जाती है। जहां आपका अन्न उगता था वहां रेत उग रहा है, वहां बजरी उग रही है, वहां पत्थर उग रहे हैं, तो खेती तो उस खेत पे होनी ही नहीं है। बाद में कहा भाई तेरा खेत कहाँ है, ये तो खेती नहीं है, क्योंकि वो खेत को मिट्टी समझते थे।
उस ज़मीन को मिट्टी समझते थे, उस पर कब्जा कर दिया। सवाल वहीं का नहीं, आप यहाँ से जाएँ, आप कौशल साहब भी गए होंगे, पीपल कोटी गए होंगे, चमोली और उसके बीच में एक गांव सैकोट गांव है, वहाँ कई ऐसे खेत थे, वहाँ खेत रह ही नहीं गया, वहाँ तो खड्डे हैं जैसे दिखा रहे हैं, ऐसे खड्डे हो गए। वही नंदप्रयाग में तमाम, मतलब हर नदी घाटी में जो आप यहाँ से टोंस से लेके आप वहाँ तक काली नदी तक वही सिस्टम है, वही सब चीज़ हो रहा है। तो ये माफिया तंत्र वहाँ से उभरा है। रावत जी, ये जो डीएफओ साहब ने जो बयान दिया है, इसको कैसे आप देखते हैं? जो हमारी बातचीत में वो कह रहे हैं मेरे पर एक और स्टोन क्रशर लगाने का दबाव है, कितना मजबूत हो गया है ये माफिया तंत्र उत्तराखंड में? ये आपकी स्टोरी से साफ हो गया है कि क्या डीएफओ, देखिए पर्यावरणीय जो क्लियरेंस तो वन एवं पर्यावरण विभाग ही देगा, उन्होंने जो आपको दिया नहीं तो आप क्या, एडमिनिस्ट्रेशन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का, उसने क्यों दिया? इसका मतलब ऊपर से दबाव होगा, डीएम पर छोटे मोटे आदमी का दबाव तो पड़ता नहीं, मुझे तो लगता नहीं एमएलए का भी दबाव होगा। ये वो लोग हैं जो जिनके कार्यकाल में हुआ, जिन्होंने सारी दुनिया का, सारे हिंदुस्तान की ईमानदारी का ठेका ले लिया था, जिनको क्या कहते हैं, अन्ना हजारे सैल्यूट ठोक के चले गए थे, किरण बेदी सैल्यूट ठोक के चले गई थी, उनके जमाने में ये है ईमानदारी की बहुत, इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अवधेश जी आपके पास भी आना चाहूंगा कि गंगा को लेकर बड़ा हाय तौबा मच रही है पूरे देश में, उसके पर्यावरण के नाम पर बलि ले ली जाती है उत्तराखंड वासियों से उन जल विद्युत परियोजनाओं की, लेकिन खनन का काला कारोबार आप देख रहे हैं। वन विभाग का डीएफओ ये कह रहा है कि मेरे ऊपर दबाव है स्टोन क्रशर लगाने का, मैंने अनुमति नहीं दी, लेकिन तब भी स्टोन क्रशर लग गया, खनन चल रहा है, हम पेनल्टी करते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस पर लगातार कई बार पेनल्टी हुई है, 25-26 लाख तक की पेनल्टी हुई है, लेकिन आज तक इसने वो पेनल्टियां भी नहीं भरी हैं। क्या ऐसे पर्यावरण बचेगा उत्तराखंड में? देखिए, ये जो डीएफओ बोल रहे हैं कि जी ऊपर से प्रेशर था, राजनीतिक प्रेशर, इसलिए कुछ करना पड़ता है, हमें एनओसी दे देनी पड़ती है। जब सड़क बनाने की इनसे परमिशन मांगते, जब स्कूल बनाने की परमिशन मांगते, जब अस्पताल बनाने की परमिशन मांगते, तो ये राजनेताओं की नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि वहां तो कोई पैसा देने वाला है नहीं इनको। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उत्तराखंड में, पुलिस डिपार्टमेंट तो बदनाम है, लेकिन सब जानते हैं इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है जी। सबसे बड़े भूमाफिया भी यही है, ये समझ लीजिए। 65% तो फॉरेस्ट, उसमें आप घुस भी नहीं सकते। और जो इन्होंने हथियार रखे हैं देहरादून में भी, सब जगह, तो सबसे बड़ी जमीन पर जो कब्जा कर रखा है इन्होंने, वो माफिया का एक बड़ा भारी गैंग है। 1 मिनट में देते हैं एनओसी, लेकिन सड़क बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए ये सरकार भी कहती है जी क्या करें, इतनी सड़कें रुकी पड़ी है क्योंकि एनओसी नहीं मिली। एनओसी की बात नहीं है, वो जो है एनओसी जो है 1 मिनट में मिल जाती है, उसी दिन मिल जाती है साथ के साथ ही। और जो आपने दिखाया कि वो तो है 10 मीटर और वो दिखा रहा है इतने मीटर है जी, तो वो सब जो है, जब इनकी जेब जो है यहाँ भ्रष्टाचार में भरा पड़ा है। चलिए, और जहां ये कौशल जी, चलिए मैं रोकना चाहूंगा, अभी कई चीजें और भी हैं, वो धीरे धीरे सामने आएंगी। पहले ये देख लेते हैं कि जो नियम है स्टोन क्रशर लगाने के, जो नियम है वो क्या क्या है। वो सारे नियम कानून जो माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बनाए गए थे, उनको तोड़ा और मरोड़ा गया, उनको नजरअंदाज कर दिया गया और सरकारी तंत्र की सांठ गांठ के जरिए अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। प्राकृतिक संसाधनों पर माफियाओं का कब्जा न हो, इसके लिए खनन नीति और स्टोन क्रशर लगाने के लिए नीति बनाई गई। भाजपा काल में जब निशंक की विदाई हुई और खंडूड़ी की ताजपोशी हुई, तो उन्होंने आते ही पुरानी खनन नीति में बदलाव कर डाला, जिसके अंतर्गत पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लग रहे स्टोन क्रशर्स के लिए नीति में भी बदलाव किए गए। पहले नदी से स्टोन क्रशर्स की दूरी 500 मीटर होनी चाहिए थी, लेकिन इसे बदलकर पहाड़ों के लिए 100 मीटर कर दिया गया। कुशाल सिंह रावत को जिस स्टोन क्रशर के लिए अनुमति 2008 में दी गई, तब भी वो नदी से 10 मीटर की दूरी पर था और अभी भी वो नए नियमों को पूरा नहीं करता। इसके अलावा स्टोन क्रशर
परिसर पर न्यूनतम 15 फीट ऊंचाई की 4 दीवारी होनी चाहिए, लेकिन इस साइट पर तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। स्टोन क्रशर जब चलता है तो धूल उड़ती है, उसको रोकने के लिए उचित उपाय किए जाने जरूरी हैं। ये ऐसे मोटे मोटे उपाय हैं जो कि किए जाने बेहद जरूरी हैं। इसके अलावा भी कई उपाय हैं जो यहाँ किए ही नहीं गए। इसके अलावा नई नीति में ये भी कहा गया है कि सिविल भूमि पर नीलामी के माध्यम से ही स्टोन क्रशर दिया जाएगा, लेकिन इस मामले में तो ऐसा हुआ ही नहीं। कुशाल सिंह रावत तो ये भी कह रहा है कि उसे आचार संहिता के दौरान ये पट्टा दे दिया गया। ये पट्टा लौट गया था फरवरी 2012 में 18 तारीख को, और मैंने 2,25,000 2,75,000 करीब मैंने रोटी जमा कर दी। उसके बाद मुझे कल फिर जब मैंने वहाँ से MM11 लिया, उसके आधार पर मुझे 3,64,000 रुपये और जमा करना है। अनजाने में सही, पर कुशाल सिंह रावत ने एक ऐसी बात का खुलासा भी कर डाला जो कि नियमों को तोड़ने की इम्तिहान है। चुनाव आचार संहिता के दौरान इसे ये पट्टा दे दिया गया। अब अंदाजा लगाइए इस माफिया की पहुंच का। सरकारी नियमों को सरकार के नुमाइंदे ही ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। नियम बनाए गए माफियाओं को दूर रखने के लिए, लेकिन माफियाओं को ही फायदा पहुंचाने के लिए सब नियम तोड़ दिए गए। कैमरामैन अभिनय के साथ रॉबिन सिंह चौहान, नेटवर्क 10, ऊखीमठ। तो देखा आपने कि किस तरीके से खनन माफियाओं ने सारे नियम ताक पर रखकर स्टोन क्रशर हासिल कर लिया और इसमें साथ दिया सरकारी तंत्र ने। सरकारी तंत्र इनके खूंटे से बंधा रहा, जबकि उसे आंखें दिखानी थी, दांत दिखाने थे सरकारी तंत्र को, लेकिन वो अपनी दुम हिलाता रहा और एक के बाद एक ख्वाहिश पूरी होती रही कुशाल सिंह रावत की। लेकिन इन सब के बीच वो गांव वाले कहां हैं, वो किस हालात से गुजर रहे हैं, उनको भी देख लीजिए। ना बोली मीन तो सब बोली मीन। हां हमारे यार घास ने यार डाले को। हां ठीक बोली मीन सब हमारे फिर जिन होया गन जो और बोली मीन तो कोना गन के मीन काम पर को ये वो गुआ चोणी आप पे ना ये था जो चीज ये था मेरे काम नहीं होता वो गदा काम कर दूं। हां हमारे लोड़ा यार हम उन्ना नहीं क्या को से बे यो यो तो को उना को अरे क्या पड़िया लोड़ा छना हमारे फिर गया को जनुना तो कुछ नहीं पा। हां ठीक अब दुल में दुल दे हां दुल तो ये लोग जिस आदमी के आगे हाथ जोड़कर फरियाद कर रहे हैं वो इस इलाके का खनन माफिया है। गांव की ये गरीब औरतें हाथ जोड़कर इस माफिया से इस बात को लेकर गिड़गिड़ा रही हैं कि उसके लगाए गए स्टोन क्रशर से उनके मवेशी मर रहे हैं। जरा सुनिए। क्रशर चला तो घास घूस खराब हो रहा है तो वो गाय का वो नहीं होगा। हाँ ये भी तो खराब हो रहा है, जैसे खेतों में अनाज होगा तो वो भी खराब हो रहा है। तो उन लोगों को काम जिस लोगों ने ये खेत दिया पहले तो ये तो आ करा मना 3-4 साल हो गया उनको। नहीं गाय के आपकी धूल मिट्टी से घास नहीं खा पाती। हाँ। क्या होता था? तो वैसा ही वो खांसी खुशी होने लगती गायों को भी, तो उससे हम वे क्या बताए। ठीक इसी समय नेटवर्क 10 की टीम भी मौके पर पहुंची और कैमरे में कैद हो गई इन ग्रामीणों की फरियाद। पहाड़ों में किसानों के लिए उनके मवेशी रोजी रोटी का सबसे जरूरी जरिया होते हैं और इन मवेशियों के जीने का जरिया होता है चारा, जो इस इलाके के जंगल में घास के रूप में होती है। लेकिन स्टोन क्रशर से उड़ने वाली धूल ने यहाँ के पेड़ों और घास को पूरी तरह से ढक लिया, जिससे मवेशियों के लिए खतरा बन गया और अब तक गांव के कई मवेशी मर भी चुके हैं। जरा गौर से सुनिए, गांव की ये असहाय महिलाएं इस माफिया के सामने कितनी बेबस नजर आ रही हैं, अपने मवेशियों के लिए हाथ जोड़ रही हैं। सरकारी तंत्र ने इस माफिया को कैसे इस इलाके में भाग्य विधाता बना दिया, जरा अंदाजा लगाइए। मीन तो सब बोली मीन। हां हमारे यार घास ने यार डाले को। हां ठीक बोली मीन सब हमारे फिर जिन होया गन जो और बोली मीन तो कोना गन के मीन काम पर को ये वो गुआ चोणी आप पे ना ये था जो चीज ये था मेरे काम नहीं होता वो गदा काम कर दूं। हां हमारे लोड़ा यार हम उन्ना नहीं क्या को से बे यो यो तो को उना को अरे क्या पड़िया लोड़ा छना हमारे फिर गया को जनुना तो हमारे को घास ये तुम लोग आया तो जाओ को उना नहीं क्या मीन को ये गरीब आदमी हमारे यहां तो मुना में यार हमारे ये तरफ दो पर बात बा होनी माटी। अब ये को क्या हुआ क्यों ना तुम जोड़ा तुम तो क्या दो हम तो पैनी थोड़ी चीज है दो हम कुछ ना हम देवता को भाषा ये मोदी है मन में सर है ठीक है वो तो दो हम कुछ ना
berarti sarayva advi छोटा पाचन छा अते दोलन सो गास का तुम डाले बोरे अच्छा गोर भी छोटे आराम वाला जन सर हम तना यान जेठर हम हमार बाबू वो की मठो हमार तो जन्मन में सर से आमन तो इधर के दाम पे अजी बड़ मिन पल दिल में तुम तो बस हां जन मिन पल दिल पल में तुम 5000 दिन जम दिन से नहीं ओ तो बस यार बाबू यान आता मी देवणो जो मी आवी तो हल बोलतो मी तो देवणो तो मी ना आता यार अपना तो आमन सर तो कुछ नहीं पा हां ठीक ठीक दिल आप जुल में दिल दे एक माफिया इन लोगों के भाग्य को तय कर रहा है। वो ये तय करता है कि गांव वाले नदी से पत्थर उठाएंगे या नहीं, गांव वालों के हालात क्या होंगे, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, ये भी अब ये माफिया तय करेगा। इस इलाके में अब सरकार राज नहीं, माफिया राज है। सत्ता के इन शीर्ष स्थलों पर बैठकर खनन नीति बनाएगी। मकसद ये था कि किसी भी तरह से खनन माफियाओं को रोका जाए, लेकिन इस नीति का फायदा खनन माफियाओं ने ही उठाया और नुकसान पहुंचाया पर्यावरण को और साथ ही आसपास रहने वाले किसानों को। उनका सबसे बड़ा धन मवेशी मर रहे थे, लेकिन वो गिड़गिड़ाए किसके सामने, क्योंकि प्रशासन ने तो हाथ मिला लिए थे इन माफियाओं से। अब एक ही रास्ता बचा था, इस माफिया के सामने ही जाकर हाथ जोड़ें और उससे निवेदन करें कि वो अपना क्रशर बंद कर दे, लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था। कैमरामैन नजर अली के साथ रॉबिन सिंह चौहान, नेटवर्क 10, देहरादून। तो देखा आपने कि गांव वाले परेशान हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं एक माफिया के सामने, जिसे सरकारी तंत्र ने बना दिया है इस इलाके का भाग्य विधाता। भगवान से कम नहीं है कुशाल सिंह रावत इस इलाके के लोगों के लिए, तभी तो कह रहा है मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया। लेकिन इस तंत्र को पैदा करने के लिए दोषी कौन कौन है वो भी देख लेते हैं। ये तहसीलदार आके और पटवारी आके हर समय और जंगलात वाले आके जो है कि फेंकवाया, कभी घोड़े वाले से 100 रुपया जंगलात वालों ने, कभी 50 रुपया, ऐसा करके धमकी देके जो है। पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, जनप्रतिनिधि, डीएफओ, जिला टास्क फोर्स के वैज्ञानिक और सरकार की नीतियां। खनन के इस गोरख धंधे में कौन कौन से सरकारी खिलाड़ी हैं हम आपको दिखाते हैं। वो कौन कौन से सरकारी कर्मचारी हैं जो तनख्वाह तो लेते हैं सरकार से, लेकिन काम इस माफिया के लिए कर रहे हैं। सबसे पहला है इस इलाके का पटवारी, जिसने स्टोन क्रशर से जुड़ी गलत रिपोर्ट दी। दूसरा इस इलाके का तहसीलदार, जिसने पटवारी की रिपोर्ट पर कोई जांच ही नहीं की। उसके बाद एसडीएम है, जिसने जानबूझकर रिपोर्ट पर कोई जांच नहीं की और आंख बंद कर उसे जिला अधिकारी को सौंप दिया। स्थानीय लोगों की शिकायतों पर भी इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिले के सबसे बड़े अधिकारी पर भी शक की सुइयां घूमती हैं, क्योंकि इतने बड़े मामले में वो लापरवाह बने रहे और बार बार शिकायतें मिलने के बावजूद उन्होंने कोई काम नहीं किया। वैज्ञानिक, वन विभाग के अधिकारी, खान अधिकारी, ये सब शक के दायरे में हैं। इनके काम करने के तरीके पर भी कई तरह के सवाल यहाँ पर उठते हैं। इसके अलावा सरकार की नीतियां भी उतनी ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन नीतियों की वजह से ही गांव का आम आदमी अपने हक हकूकों से बहुत दूर खदेड़ दिया गया। एक और चेहरा है जो इस खेल में सामने से तो खेल नहीं खेल रहा, लेकिन पर्दे के पीछे से इस माफिया की हर चाल का सूत्रधार वो ही है। और ये सत्ता का सुख भोग चुका एक ऐसा शख्स है जिसके पास कानून और नियम बनाने की तमाम ताकतें हैं। वो कुछ भी कर सकता था और उसने बहुत कुछ किया भी कुशाल को खुशहाल बनाने के लिए। आखिर ये कौन है? ये चेहरा अभी बेनकाब होना बाकी है। कैमरामैन अभिनय के साथ रॉबिन सिंह चौहान, उखीमठ, रुद्रप्रयाग। तो देखा आपने कि कैसे सरकारी महकमे के कारिंदे जो तनख्वाह तो सरकारी लेते हैं लेकिन काम कर रहे हैं माफिया के लिए। ये काम क्यों कर रहे हैं माफिया के लिए, ये भी देख लेते हैं कितना हिस्सा पहुंचता है किस किस को। पटवारी का हिस्सा 1 लाख, तहसीलदार का हिस्सा 2 लाख, एसडीएम का हिस्सा 3 लाख, डीएम ऑफिस का हिस्सा 5 लाख, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का हिस्सा 2 लाख,
डीएफओ का हिस्सा 1 लाख, जिला टास्क फोर्स का हिस्सा 1 लाख, अन्यों के हिस्से 1 लाख। चमोली जनपद की उखीमठ तहसील के लोगों के बीच जब हम गए तो इस तहसील के आसपास चल रहे खनन की हिस्सेदारी को लेकर कुछ ऐसी ही चर्चाएं हमें सुनने को मिली। खनन कारोबार से जुड़े लोगों की माने तो इन इलाकों में ये जो खनन और पत्थर रोड़ा तोड़ने के लिए स्टोन क्रशर का काम चल रहा है, इससे हर दिन हो रही है 5 लाख की कमाई। दिन के 5 लाख तो महीने के 1 करोड़ 50 लाख रुपए, एक साल के 18 करोड़ रुपए। जानते हैं खनन का ये कारोबार कब से चल रहा है? पूरे 5 सालों से। 5 सालों में कितना करोड़ कमा लिया खनन माफियाओं ने? थोड़े बहुत नहीं, पूरे 90 करोड़ रुपए। कमीशन के टुकड़ों पर पलने वाली सरकारी फौज के हिस्से में कुल जमा कितने आए? गांव वालों के बीच हो रही चर्चा पर यकीन करें तो 5 सालों में केवल 10 करोड़ रुपए का कमीशन का चढ़ावा चढ़ाया गया और 80 करोड़ रुपए माफिया की तिजोरी में समा गए। किसी की क्या मजाल जो सवाल पूछने की जरूरत कर सके कि खनन से कितने कमाए और कितने चढ़ाए। नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर जिस गुस्ताखी के साथ यहाँ खनन और क्रशर का काम चल रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि समूचा प्रशासन खनन माफियाओं के खूंटे से बंधा है। सूंघने से ज्यादा वो माफिया के आगे दुम हिलाने का काम कर रहा है। नेटवर्क 10 के लिए रॉबिन सिंह चौहान की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरीके से हर किसी को उनका हिस्सा पहुंचता रहा है और तभी तो ये माफिया आज माफिया है। जी हां, सरकारी तंत्र की सभी खामियों का बखूबी इस्तेमाल किया कुशाल सिंह रावत ने और भाग्य विधाता बन गया इस इलाके का। खरीदने की कोशिश तो नेटवर्क 10 को भी की उसने जब हमारी टीम वहां पहुंची। हमसे भी सेवा भाव में, सत्कार भाव में कई बातें उसने कही। आइए देखते हैं। उत्तराखंड में जन्म ले रहे इस नए तंत्र का पर्दाफाश करने जब नेटवर्क 10 की टीम रात के अंधेरे में मौके पर पहुंची तो हमने देखा नदी पर जेसीबी का पंजा धड़ल्ले से चल रहा है। इस दौरान हमने बजरी और रेत के भरे ट्रक जाते हुए अपने कैमरे में कैद किए। इसके बाद हम सुबह के उजाले में भी उस जगह पहुंचे जहां धड़ल्ले से खनन चल रहा था। कई फीट गहरे गड्ढे और उनमें भरा पानी ये बताने को काफी था कि नियमों को ताक पर रखकर यहाँ खनन लगातार जारी है। लेकिन सुबह की तस्वीर रात वाली तस्वीर से जुदा थी। जिस जगह खनन किया जा रहा था वहां से जेसीबी गायब थी। ऐसा लग रहा था कि मानो हमारे आने की आहट उन्हें लग गई हो। हमारे कैमरे को जब इन माफियाओं के गुर्गों ने देखा तो दौड़कर पहुंचे हमें रोकने। पहले तो डराने की कोशिश की, फिर कैमरे के आगे दलील देने लगे। जरा सुनिए। उनकी सोच है कि जिन्होंने कुछ नहीं करना है, जिन्होंने कुछ नहीं करना है, उन्होंने ये है कि मजदूर लोग कमा रहे हैं, अच्छा मतलब अपना रोजगार बना रहे हैं। उसके बाद वो विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कुछ करना नहीं है, पैसा खर्च नहीं करना है, फिर मेहनत नहीं करनी है। जो कोई कमा रहे हैं उनको देकर जलना है। उनका तो हम तो चुगान का काम करते हैं। लेकिन उनकी दलीलों में दम कम और धमकी ज्यादा थी। इलाके में माफियाओं की काली करतूतों को पहली बार कैमरे में कैद होते देख आसपास के गांव वाले आ गए। कहा हमारा हाल भी जान लो। हम चल दिए पास के गांव पोंडार की ओर। इस गांव की व्यथा सुनकर जब हम सड़क तक पहुंचे तभी लंबी गाड़ी में माफिया का खास हमें धमकाने पहुंच गया और अपने मालिक से बात करने की बात कहने लगा। लेकिन हमारी टीम आगे बढ़ गई। थोड़ी दूरी पर माफियाओं के अपराध का एक और सबूत खड़ा था, वो स्टोन क्रशर जिसने गांव वालों को परेशान किया हुआ था। रुककर हम भी देखने लगे माफियाओं के उस साम्राज्य को। लेकिन इस बार हमारी मुलाकात इन माफियाओं के सरगना यानी कुशाल सिंह रावत से हो गई। वो हमारी तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक स्थानीय महिलाओं ने उसे घेर लिया। फरियाद करने लगी कि हम पर तरस खाओ। क्रशर से उड़ रही धूल ने उस चारे को बर्बाद कर दिया था जो इस गांव वालों के मवेशियों की खुराक थी।
ना बोली मीन बोली मीन तो सब बोली मीन हां हमारे यार घास नहीं आ रहा डाले को हां ठीक ठीक बोली मीन हमारे फिर जिन होया कने जो और बोली मीन तो कोना करने के काम में काम पर को ये वो बुआ चोणी आप पे ये था जो चीज ये था मेरे काम नहीं होता वो कदा काम करता हूं हमारे लोड़ा यार हम उन्ना नहीं क्या को से बे यो ये तो को उना को अरे क्या पड़िया लोड़ा छ हमारे फिर को को जनु ना तो और हमारे को घास ये तुम लोग आया तो जाओ को उना नहीं क्या करने में को सर है बात भी छोटा बात में छा अते दो लान सो घास का तुम डाले बोरे अच्छा और भी छोटे। लेकिन अब माफिया के इस अंदाज को भी देखिए। कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, वो कहता है मैं तुम्हें इतना कुछ दिया है। अंदाजे बयां कुछ ऐसा है कि मानो सरकारी सिस्टम ने इसे इस इलाके का भगवान बना दिया हो। मैं दोनों जो मैं आवे तो हल फुल तो मैं तो दोनों तो मैं ना तो ये अपना तो जा हम सर तो कुछ नहीं पा हां ठीक ठीक दोल आप दोल में दोल हां दोल तो नेटवर्क 10 की टीम से जब वो मिला तो ये कह दिया कि क्या सेवा करूं। सेवा करने की आड़ में सच को खरीदने की कोशिश की इस माफिया ने, और करे भी क्यों ना। कई विभागों के बड़े अधिकारियों को खरीद चुका ये शख्स अब इन सब चीजों का आदी हो चुका है। लेकिन इस बार उसका वार खाली गया और हमारी टीम निकल पड़ी। हम बार बार ये कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र और सरकारी अफसरों को इस माफिया ने खरीद लिया और उनकी साठगांठ के बिना ये माफिया एक पत्थर तक नहीं हिला सकता था। इस बात के प्रमाण हमें कागजों में तो मिले ही, साथ ही हमारे कैमरे में भी कुछ तस्वीरें कैद हुई जिसने हमारे इस एहसास को और ज्यादा पुख्ता कर दिया। दरअसल इस क्रशर की साइट पर हमने जिला प्रशासन की गाड़ी को जाते हुए देखा। उन्होंने वहां जाकर क्या किया ये तो नहीं मालूम, लेकिन अभी भी खनन और क्रशर चल रहा है बदस्तूर। कैमरामैन अभिनय के साथ रॉबिन सिंह चौहान, नेटवर्क 10, रुद्रप्रयाग। तो इस माफिया को लगता है कि वो किसी को भी खरीद सकता है। सच को खरीदने की आदत सी पड़ गई थी इस माफिया को। तो आपने देखा, खनन किया, स्टोन क्रशर लगवाया, लेकिन इसके अलावा भी इसने बहुत कुछ किया। इसके गोदाम से, स्टोन क्रशर के गोदाम से 600, लगभग 600 डेटोनेटर मिले, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद आज तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। और इस खबर पर हम अपनी नजर बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से 600 डेटोनेटर पकड़े जाने के बाद भी ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के खिलाफ, इस माफिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। और हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं आनंद सिंह रावत, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उखीमठ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। रावत जी, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पे। मेरा सवाल पहला आपसे यही है, लगातार खनन चल रहा है, 600 डेटोनेटर पकड़े गए, लेकिन अभी तक इस माफिया का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाया। जी ये सत्य है जी। इसमें कई बार तब से लगातार जो है हम संपर्क जिला लेवल से, प्रशासन से, शासन से बराबर मांग करते आए हैं, क्षेत्र की जनता। हेलो जी जी जी। हाँ, तो ये है कि वैसे भी हमारा ये सीमांत क्षेत्र, चाइना बॉर्डर से सीमांत क्षेत्र है जी, और यहाँ पर धार्मिक दृष्टि से केदारनाथ और बद्रीनाथ का भी धाम, ये केदारनाथ और ये बद्रेश्वर धाम भी है जी। कब से चल रहा है रावत जी ये सारा कारोबार? ये 2008 से लगा लो आप, 2008 के बाद 8 से। हाँ, तो ये तब से लगातार चल रहा है। इस पे कोई भी मतलब किस्म से आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो। और देखिए आज ये है कि इसमें एक चीज ये होगा कि ये जो रेत खनन का था, इसका क्रेशर मशीन का 31/3/2012 को ये समाप्त हो चुका था, और आज ये हो गया, आज तो 28-29 तारीख हो गई जी, लेकिन 2003 को मतलब 31/3/2012 को समाप्त हो गया। तो अभी भी वो चली रहा बेधड़क और किसी की बिना रोक टोक के या पूरा। रावत जी, आप लोगों ने, आप तो जनप्रतिनिधि भी हैं, आप लोगों ने शिकायत नहीं की तहसील में, जिला प्रशासन में? लगातार शिकायत कई, हमने फाइल उनको दे रखी है, और जब मैं लगातार इसमें मतलब शिकायत करते रहा, तो अभी मेरे पास एक जिला कलेक्टर से 21 तारीख को एक धमकी भरा पत्र आया जी, जिसमें ये लिखा गया था जी, पूर्व जिला अधिकारी के हस्ताक्षर वाला है वो पत्र जी। तो उनमें ये लिखा गया है कि आप अनावश्यक सरकारी कार्यों में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। आपको सूचित किया जाता है कि आप इस तरह से बिना किसी सबूत के और दूरभाष द्वारा और ये फैक्स के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से ऐसे कार्य ना करें जी। तो मैंने जब
इस चीज को जब पढ़ा, मैंने कहा देखिए कि सारी सूचनाएं तो मैं कलेक्ट कर चुका हूं सूचना अधिकार के तहत। जी। जिला अधिकारी साहब स्वयं लिख के दे रहे हैं जी कि विस्फोटक विनिष्टीकरण के लिए आगरा रिपोर्ट भेज दी गई है जी। और स्वयं ये भी कह रहे हैं वो जी कि ऊखीमठ तहसील एक मुख्यालय होने के नाते तहसीलदार वहां का मालिक होता है जी। और तहसीलदार की अभिरक्षा में ही वो डेटोनेटर और विस्फोटक अब रखा गया है जी। तो यदि विनिष्टीकरण की अगर उसमें बात की जाती है तो रावत जी ये जो लेटर आपको जिला कार्यालय से आया है, ये नए डीएम के हाथ से लिखा हुआ लेटर है या पूर्व डीएम से? और ये जब लेटर आपको आया है जिस तारीख में आया, क्या नए डीएम ने चार्ज ले लिया था? 17 तारीख को नए जिला अधिकारी महोदय ने चार्ज ग्रहण किया जी। और 21 तारीख को मेरे पास लेटर जो है आ रहा है पुराने पहले वाले जो डीएम साहब थे यहाँ जी। तो इसमें मुझे जरा कंफ्यूज ये हुआ कि 16 तारीख का पुराने जो मजिस्ट्रेट यहाँ पे थे जिलाधिकारी महोदय जी, उन्होंने 16 तारीख को जब ये लेटर मेरे लिए बनाया था जी, तो 17 तारीख को तो उनका वो यहाँ से चले गए थे पौड़ी और नए जिला अधिकारी महोदय हमारे यहाँ पे स्थान ग्रहण किया उन्होंने। तो फिर ये लेटर 21 तारीख को आने का इसका कौन सा तर्क और औचित्य बनता है? जी जी। तो ये मैं इसमें ये समझता हूँ कि हो सकता है ये ऑफिस में किसी की ये धमकाने वाले, ताकि ये जो है सच्चाई को उजागर न करे। जी 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 जी। रावत जी बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद सिंह रावत थे हमारे साथ, ऊखीमठ से व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं ऊखीमठ बाजार के। वो कह रहे हैं उनकी दुकान भी उसी बाजार में है और वो भी लगातार देखते हैं कि सैकड़ों ट्रक गुजर रहे हैं। डेटोनेटर का क्या मामला है वो आपको दिखा देते हैं। ये तहसीलदार आके और पटवारी आके हर समय और जंगलात वाले आके जो है कि फेंकवाया, कभी घोड़े वाले से 100 रुपया जंगलात वालों ने, कभी 50 रुपया, ऐसा करके। उसके गोदाम में पकड़े गए 600 डेटोनेटर 2 साल गुजर जाने के बाद भी नहीं हुआ मामला दर्ज। आखिर उससे क्यों डरता है जिला प्रशासन? आखिर उसका क्या मकसद था भारी मात्रा में गोला बारूद रखने का? खनन माफिया जो चाहते थे उनकी मुराद लगातार पूरी हो रही थी। वो इतने बेखौफ हो चुके थे कि उन्हें लगने लगा था कि अब वो इस इलाके की सरकार हैं, क्योंकि वो चाहे कुछ भी करें उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। कुशाल सिंह रावत ने पहले खनन का अवैध कारोबार कर अपना साम्राज्य खड़ा किया और इलाके का भाग्य विधाता बन बैठा। सन 2010 में तत्कालीन उप जिलाधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ने कुशाल सिंह के स्टोन क्रशर की साइट्स पर अवैध रूप से रखे गए डेटोनेटर पकड़े। इसको जब्त करने की जानकारी तत्कालीन डीएम को भेजी गई, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक इस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। छापा मारा तो वहाँ पे स्थिति ये हुई कि उनके जो स्टोर रूम है क्रैशर मशीन का, उसके अंदर सैकड़ों डेटोनेटर और भारी मात्रा में जो विस्फोटक पदार्थ वहाँ पकड़ा गया है, उसको तहसीलदार ऊखीमठ की अभिरक्षा में रखा गया है। अब ये है कि और यहाँ से जब मैंने सूचना मांगी तो सूचना के अधिकारी के तहत ये हुआ वहाँ पर है कि भाई देखो ये डेटोनेटर विस्फोटक तुमने एक तहसील बाउंड्री के अंदर रखा हुआ है, ये तो इतना विस्फोटक है पूरे मार्केट को हमारा समाप्त कर सकता है, इतना विस्फोटक सामग्री है जो, तो इसमें किसको तो आपने जब ये पकड़ के लाए तो किसको नामजद किया गया है? तो यहाँ से तहसीलदार एसडीएम का कहना है सूचना अधिकारी का कि हमने आख्या जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय में भेज दी थी। तो जब जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय से हमने सूचना मांगी तो उन्होंने कहा कि इस पे किसी को नामजद, किसी के नाम प्राथमिकी आज तक दर्ज नहीं की गई है, जबकि 6 अप्रैल 2010 का ये मामला है। इतनी भारी मात्रा में गोला बारूद रखने की क्या वजह है, और अगर ये फट जाता तो कितनी बड़ी तबाही हो जाती, सोचिए जरा। लेकिन इतने बड़े अपराध की अभी तक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। आखिर इस माफिया का सरपरस्त है कौन? क्योंकि इतने बड़े रैकेट को चलाने के लिए सरकारी कर्मचारियों की सांठ-गांठ की जरूरत तो पड़ती ही है। 600 डेटोनेटर अवैध रूप से रखने की सजा जरा सोचिए, लेकिन इस मामले में अभी तक तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। आखिर क्यों? ऐसा कौन सा मंत्र है कुशाल सिंह रावत के पास जिसके जरिए वो हर किसी को अपने वश में कर लेता है? 2 साल बाद अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। वाकई ऐसा लगता है रुद्रप्रयाग के इस हिस्से में माफिया राज ही चल रहा है। कैमरामैन अभिनय के साथ रॉबिन सिंह चौहान, नेटवर्क 10, रुद्रप्रयाग। तो देखा आपने कि 2 साल बीत गए हैं, 600 डेटोनेटर एक शख्स के गोदाम से बरामद होते हैं अवैध रूप से, और
उसके खिलाफ आज तक रिपोर्ट भी नहीं हुई। तहसील ये कहती है कि हमने रिपोर्ट डीएम को भेज दी है, वहां क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं है। आवाज इस इलाके में ऐसा लगता है कि आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, माफिया राज चल रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज तक यहां किसी ने आवाज ना उठाई हो। इन माफियाओं के खिलाफ एक 74 साल का वृद्ध, एक बुजुर्ग लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। आइए देखते हैं। रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ के इलाके में माफियाओं का राज चल रहा है। हर कोई परेशान तो था, लेकिन माफिया जिसने सारा सरकारी तंत्र ही खरीद लिया, उसे टक्कर कौन ले। पहाड़ों में हो रहे खनन के काले कारोबार के खिलाफ आवाज आई और उसे उठाने वाले थे 76 साल के रामदत्त खेड़वाल। 17 साल फौज की नौकरी करके घर लौटे खेड़वाल ने वैद का अपना खानदानी पेशा अपनाया। वो चाहते तो शांत बैठकर उम्र के इस पड़ाव को छुट्टियों की तरह गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि माफियाओं के खिलाफ जंग लड़ेंगे। खनन करवा रखा है। खनूर जी ने कहा कि 500 मीटर का होना एरिया वहाँ से आपने देख लिया है कि नदी से जो है 25 मीटर नहीं, रोड से 10 मीटर नहीं, और केवल नदी से भी पुल से भी 25 मीटर है। खुद आपने देख लिया। जिनकी जमीन है उनको लिखा हुआ है कि हम मच्छी का तलाव बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भी धोखे में है। उनके भी 3 दफा झगड़ा हो चुका है। लेकिन उनके लिए जंग आसान नहीं थी। उनके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी थी। उखीमठ के बरवा गांव में वो अपनी एक दुकान चलाते हैं और उनके साथ उनके छोटे छोटे नाती पोते रहते हैं, जिनको पालने का जिम्मा भी उन्हीं का है। लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बगैर अपने गांव वालों के हकों के लिए वो लड़ते आ रहे हैं। इस दौरान उन्हें झूठे इल्जामों में जेल भी भेज दिया गया। उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने शराब पीकर नशे की हालत में महिलाओं से बदतमीजी की। तो मोहन सिंह पटवारी, मोहन सिंह एस्टेमा ने एक लेडीज को बलात्कार का और दारू का केस बनाया। एक कुशाला ने उनको 20,000 रुपये देकर, उसका भाई राजेंद्र हुआ जो अगस्त में नहीं रहता है, तो उन्होंने महिला आयोग से मुझे एक मुकदमा करवाया, झूठा केस है। जो मैंने डीएम को भी लिखा, मेरे पास कागज है कि मेरे गाँव वालों ने लिख दिए, नहीं ये दारू पीता है, नहीं ये झगड़ा करते है, सामाजिक कार्य करता है और वैध है। मेरे पास कागज है, डीएम को भी मैंने दे रखा है और तहसीलदार को भी आगे भी दे रखा है। उसके बाद उन्होंने मेरे को ऊपर कि इन्होंने मेरे को धमकी दी, तो क्या चीज़, इंदिरा गांधी तक मर गए, प्रधानमंत्री जब वो मर गए हैं तो क्या चीज़ है, समझे ना। ये रंजित हुआ, क्या नाम, रंजित हुआ है, उसका बाप का नाम है आलम सिंह हुआ, का है। उसने भी धमकी दी। उसने मेरे पे खिलाफ प्रधानों से मोहर मार करके 5-5 हज़ार रुपये दे करके और दारू, कुछ उसमें नकली साइन, जो इनके कागजात हैं जमीन के कहीं भी सब फर्जी है। वो कागज मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन 74 साल का ये जवान किसी से डरा नहीं। बस सोच यही थी कि कैसे इन माफियाओं को अपने गांव से भगाया जाए, और आज भी वो ये लड़ाई लड़ रहा है। उसे इस बात की फिक्र नहीं कि कोई उसके साथ है या नहीं, वो तो बस अपनी जंग लड़ रहा है। कैमरामैन अभिनय के साथ रॉबिन सिंह चौहान, नेटवर्क 10, रुद्रप्रयाग। तो चलिए, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है इलाके की विधायक शैला रानी रावत। रावत जी, आपका स्वागत है। शैला जी, और मेरा सवाल आपसे यही है कि ये खनन चल रहा है उखीमठ से महज कुछ किलोमीटर दूर, लोग परेशान हैं, स्टोन क्रशर लगा है नियमों को ताक पर रखकर, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। क्या कहेंगी आप? आपकी जानकारी में है ये मामला? मेरी जानकारी है, मैं भी इसके विरोध में हूँ कि नियमों का उल्लंघन करके ये क्रशर बनाया गया है जी। और जो स्थानीय लोग हैं पट्टा चाह रहे हैं, उनके अपने पट्टे हैं, लेकिन उनके कुछ नहीं आ रहा है प्रशासन की तरफ से जी। और हमने राकेश ये बात करी थी सचिव जी से, तो उनका भी ये कहना था कि हम जल्दी बंद करवा देंगे। इस बीच ये जो खनन इन्होंने इससे लाए हैं कि कुछ ऐसा मैंने सुना है और जबरदस्त विरोध है लोगों में, लेकिन प्रशासन के कुछ लोग उसमें मिले हुए। शैला जी, सरकार आपकी है, इस समय कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस से आप के टिकट पे विधायक भी बन गई हैं। क्या करेंगे आप? किस तरीके से आश्वस्त करेंगे अपने इलाके के लोगों को, जिनके मवेशी मर रहे हैं उस स्टोन क्रशर की धूल निकलने से, वहां के जो खेत खलियान हैं वो खत्म हो रहे हैं और सारे नियमों को ताक पर रखकर ये स्टोन क्रशर आज भी चल रहा है। ये लोग कई बार आपके पास भी आ चुके हैं। ये हमारा ये कहना है कि स्टोन क्रशर के अनुसार अगर है तब तो ठीक है, अगर नियम, लेकिन ये तो नियम कर रहे हैं
अब जो स्थानीय लोग चाह रहे हैं, जिनको जो वहाँ पे काम करना चाहते हैं, उनको प्रशासन नहीं दे रहा है। और ये पूर्व अधिकारी जो है कई लोग, और इस मामले को इनका हम भी बहुत हैं। और आप जो चीजें यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनकी बात बहुत जायज है और हमें तो हमारा तो इनके लिए पूरा समर्थन है। हमने सचिव से भी इस पे बात करी। क्या करेंगी आप, क्या करेंगी आप? हम जिलाधिकारी नए आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। और किस तरीके से आश्वासन देती हैं आप नेटवर्क 10 के माध्यम से अपने इलाके के लोगों को कि उन्हें निजात मिलेगी इस माफिया से? हम देंगे, हमें ये, और हम मिलकर जो है जिलाधिकारी से मजबूती से बात करेंगे। ये आए, हम जाएंगे उनके पास, बात करें, और हम मुझे लगता है कि जिलाधिकारी जरूर इस पर जो है कुछ कार्रवाई करेंगे। चलिए शैला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैं रावत जी के पास जाना चाहूंगा। जय सिंह रावत जी, आपने पूरी खबर देखी, कई पहलू हैं उसमें। क्या वजह है कि एक व्यक्ति इतना मजबूत हो जाता है, इतना एक भगवान की तरह बन जाता है उस इलाके के लिए? क्या इसमें सिर्फ जिला स्तर की सांठगांठ से ये मुमकिन हो सकता है? रोबिन, मैं उससे पहले एक थोड़ी सी बात क्लियर करना चाहूँगा। जो अभी इन्होंने बताया कि वो जानवरों का जो चारा है, घास, वो खराब हो रहा है। देखिए, हर इंसान को, चाहे कोई भी हो, उसको जीने का अधिकार है, स्वस्थ वातावरण में जीने का अधिकार है। वो जीने के लिए सांस लेनी होती है। उसका क्या कहते हैं, स्वस्थ हवा, साफ हवा, उसके लिए उसका नैसर्गिक अधिकार है। जिस तरह से ये वहाँ से स्टोन क्रशर से, जिस तरह से वहाँ से धूल उड़ रही है, इसका मतलब वो पत्तियों में बैठ रही है, चारे में बैठ रही है, खेतों में जा रही है। इसका मतलब वहाँ जो हवा में जो डस्ट पार्टिकल ज्यादा है। अभी तो ये जानवरों को कहते हैं साहब वो खांस रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि वो जो डस्ट पार्टिकल है उसकी वजह से इनके फेफड़े भी बर्बाद कर रहे हैं वो। और उसके बाद एलर्जी होती, कई लोगों को डस्ट एलर्जी होती होगी। वो सोच रहे होंगे हमें दमा हो गई या दूसरी चीजें होगी। इनके स्वास्थ्य, उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, इनके पशुओं के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। उनको जो जीने का अधिकार है, अभी कौशल साहब ने कहा था, जो मसूरी की इन्होंने लड़ाई लड़ी क्वेरिंग की, उसमें वही उन्होंने बनाया था कि हमें पानी का नैसर्गिक अधिकार है। तो इस घाटी के लोगों को इस माफिया ने और इस तंत्र ने, जो वो नीचे से पटवारी से लेकर सबसे ऊपर तक जो अब तक ये चल रहा है, ये छोटी जगह नहीं है। इन सब ने मिलके, इस सारे सिस्टम ने मिलके उनका जीने का अधिकार, वो सिस्टम। ये खेल क्या सिर्फ जिला प्रशासन तक सीमित है या इससे आगे भी कहीं देहरादून के सचिवालय में भी इसके तार जुड़ रहे हैं? कैसे संभव हो सकता है जब खुद डीएफओ कह रहे हैं भैया कि ये दबाव है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऊपर से है? ऊपर से कैसे हो सकता है जब आपको जनप्रतिनिधि आपने दिखाया है, जो पिछले जनप्रतिनिधि है उन्हें पता नहीं है 5 साल से क्या हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए, ऐसा है कि आप चुनाव आचार संहिता की बात कर रहे थे ना, बिल्कुल। आचार संहिता चुनाव के लिए होती है और चुनाव बिना पैसे के नहीं लड़े जाते हैं। तो इसका मतलब चुनाव से पहले जो भी हुआ होगा, इसका मतलब वहां के लिए भी हुआ होगा। तो ये सब कहने वाली बात, सिस्टम है। जब तक आपके चलो वहां नौकरशाही करप्ट हो गई है, लेकिन जनता लोकतंत्र में काहे के लिए अपने प्रतिनिधि चुनती है? ताकि वो आपके अधिकारों को वॉच करे, आपके जो हित हैं उनकी रक्षा करे। वो देखा नहीं जनप्रतिनिधि, वहां देख के आप सरकार को बताए नहीं कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। क्या सरकार को पता नहीं था? जिस सरकार को इतना पता नहीं है, जितनी इग्नोरेंट है अपने नागरिकों के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, वो सीमांत इलाका है। मैंने पहले भी आपको बताया, इकोलॉजिकली भी फ्रेजाइल इलाका है। वहाँ 2-3 बार बहुत बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा लोग वहाँ मर चुके हैं ऑलरेडी। और ये सारे गांव स्लाइडिंग जोन है, ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, ये तो बहुत खतरनाक इलाका है। वहाँ इतना हो रहा है, आप वहाँ ऊपर बैठे हुए, सत्ता कुर्सी में बैठे हुए, आपके कानों में जून नहीं रेंग रही है। इसका मतलब आपका ईमान खरीदा गया है, आपकी जबान खरीदी गई, ईमान खरीदा गया है। कौशल जी के पास मैं जाना चाहूंगा। कौशल जी, जब हक हकूकों की बात होती है, स्थानीय लोगों के हक हकूकों की बात होती है, आपने भी एक लड़ाई लड़ी है। क्या इसमें नीतियों के स्तर पर भी कई खामियां हो जाती हैं, जो इस वजह से जो है माफिया पैदा हो जाते हैं और एक नया तंत्र डेवलप हो जाता है इन इलाकों में? देखिए, जैसा इन्होंने बताया अभी कि वायु प्रदर्शन भी करते हैं जितने भी स्टोन क्रशर है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ भी देहरादून में स्टोन क्रशर थे बहुत, साथ ही मसूरी भट्टे कहते थे उनको सब। साथ ही जब मसूरी जाते थे तो यूपी सरकार की यूपी कार्बाइड केमिकल थी, आदित्य बिरला केमिकल थी।
आत्माराम चड्ढा सीमेंट फैक्ट्री थी और जितना भी वो वायु प्रदूषण कर रहे थे वो यहीं बैठता था और लोग जो है वो बीमार होते थे, जैसा इन्होंने बताया है। ऐसा ही वहाँ हो रहा है। इससे क्या है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, आपने उसका नाम नहीं लिया, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जी, वो उसकी खास जिम्मेवारी है। और अगर वहाँ के लोग, अब क्या करा जाए, वहाँ के लोग मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर वो उच्च न्यायालय में जाएंगे अंडर राइट टू ब्रीथ, मतलब कि मुझे शुद्ध हवा का अधिकार है, जो हम सुप्रीम कोर्ट से ये तीनों फैक्ट्री यहाँ से खिसका दिए, ये भी जो जितने भी चूने भट्टे थे ये खिसका दिए, तो ऐसे ही मैं उन गांव के लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ नैनीताल हाई कोर्ट में वो एक जनहित याचिका दायर करें। मैं उसमें मदद करने को तैयार हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये बंद करने में। लेकिन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो बहुत निकम्मा है यहाँ। उससे एनओसी भी नहीं मिली है, जो हमें जानकारी मिली है स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड से, इन्हें एनओसी भी नहीं मिली है, जो कि लेना जरूरी होता है। रावत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं ये जानना चाहूंगा, एक आखिर में जो हमने रिपोर्ट देखी 600 डेटोनेटर की, क्या एक स्टोन क्रशर चलाने के लिए या फिर नदी से खनन करने के लिए 600 डेटोनेटर्स की जरूरत पड़ती है? अगर नहीं पड़ती है तो ये क्यों रखे गए थे वहां पर? आप अभी बताया ना, आप तो एक तो पिक कर रहे हैं, या तो चुगान कर रहे हैं, टिपान कर रहे हैं, या क्वेरिंग कर रहे हैं। तो आपको तो टिपान का है ना, वो उठाने पिक करने का अधिकार है, क्वेरी करने का अधिकार नहीं दिया है किसी ने, लाइसेंस ने। आपको डिटोनेटर, आपके इतने डिटोनेटर का आपने एक्सप्लोजन करना, आपने विस्फोट करने हैं। विस्फोट काहे के लिए करने? आपने तो रेत निकालनी थी, वहां से बजरी निकालनी थी, आप ये इकाई के लिए कर रहे हैं इसका। अच्छा, दूसरा है कि डिटोनेटर उस फ्रेजाइल इलाके में, इकोलॉजिकली उस फ्रेजाइल इलाके, लैंडस्लाइड जोन है, जो फ्रेजाइल जोन है, सारा इलाका खिसक रहा है, लोगों के घर खिसक रहे, इतनी मौतें वहाँ हो चुकी हैं, वहाँ आप विस्फोट कर रहे हैं। एक तो ये सबसे बड़ी बात। दूसरी, इतने मिल गए, इतने डिटोनेटर मिल गए, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। इसका मतलब वहाँ क्या कहते हैं, RDX भी हो सकता है, बॉर्डर एरिया है, मतलब कोई आतंकवादी भी आए, किसी को सप्लाई कर सकते हैं। इतनी खतरनाक चीज़ें, विस्फोटक एक आदमी ने रखी हुई है और आपने इतने साल हो गए ना, आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब इतनी बड़ी, ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है। ये एक तो साधारण इसके लापरवाही, इसको नहीं माना जा सकता है, छोटी मोटी मिली भगत नहीं है। इसका मतलब आप कल जाके अभी माफिया से मिली भगत कर रहे हैं, हो सकता है आप कल देश के दुश्मनों से मिली भगत कर सकते हैं। बॉर्डर इलाका है ये तो बड़े सीरियस मामले हैं। इन लोगों को बेनकाब होना चाहिए। इनके चेहरे से आपको मैं बधाई देता हूं और आपकी हौसला अफजाई करते हैं। और उन लोगों को बता दीजिए, कौशल साहब ने बहुत सारे ये सब करते रहते हैं, आपके पीछे कौशल साहब हैं और आपकी पूरी मदद होगी, चाहे कानूनी मदद करेंगे, हर वट मतलब जो कर सके वो करेंगे, जो मेरा मानना है। चलिए कौशल जी, मैं आपके पास लौटता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, जो मेरा पहले भी सवाल था, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या, ये तो माफिया की बात हो गई, लेकिन वो जो बेसिक हक हकूक है, जैसे आपने कहा मुझे स्वच्छ हवा का अधिकार है, क्या हमारी जो नीतियां हैं, जिनका दुरुपयोग ये खनन माफिया कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये खनन माफिया खड़े हो जाते हैं, इन नीतियों को भी रिवाइव करने की अब जरूरत है कि इन्हें देखा जाना चाहिए कि धरातल पर जाके किस तरीके से इन नीतियों को फिट किया जाए, या फिर एसी कमरे में बनाई गई नीतियां ये कहीं भी वहां धरातल पर फिट नहीं होती है? देखिए, ज्यादातर नीतियां ठीक होती हैं, लेकिन उसका मिसयूज होता है। अब जैसे हम लोग जब ये 3 मैंने फैक्ट्री की बात बताई, और जो यहाँ देहरादून में चूने भट्टे और ये स्टोन क्रशर थे, उसके खिलाफ जब हम गए तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एप्लीकेशन दी कोर्ट में कि साहब ये तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त नीति में ये था पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास हम जाएंगे और वो जाकर के कोर्ट में दरखास्त देगा। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि हम किसके पास जाएं? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज है, वही ये देख रहा, वो ये देख रहा है। अल्टीमेटली चेंज हो गया, नीति चेंज हुई, कानून चेंज हुआ। और कानून चेंज क्या हुआ कि अब कोई भी आदमी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वो नहीं है कि ये नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे, सीधा कोर्ट में जाकर के इनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं
और इनको भी पार्टी बनाए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी। मैं दावे से कह सकता हूं कि एक हफ्ते के अंदर ये बात करके माफिया यहां से भाग लेगा। चलिए कौशल साहब और जय सिंह रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कौशल, पद्मश्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियोज में आए इस चर्चा के लिए। और आज हमने बात की माफिया राज की। ये एक सरकारी तंत्र के जरिए पैदा हुआ एक ऐसा तंत्र है जिसने एक ऐसे शख्स को पैदा किया जो कि इलाके का भाग्य विधाता बन जाता है, भगवान बन जाता है, और वो चाहे कुछ भी कर सकता है। उसके पास इतनी असीम ताकत है, उसके पास इतना सब कुछ है, इतनी ताकत है, पैसा है कि वो कुछ भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। इसका उदाहरण आपने देख लिया होगा, 600 डेटोनेटर्स पकड़े गए। क्या वजह थी 600 डेटोनेटर्स रखने की, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि 2 साल गुजर जाने के बाद भी इसके खिलाफ रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। वो तमाम सवालों पर आज हमने चर्चा की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इस खबर पर हम अब नजर बनाए रखेंगे। धन्यवाद।